तो दोस्तों एनाबेल कम्स होम मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां एनाबेल मूवी खत्म हुई थी। यानी कि एनाबेल डॉल फिलहाल डेबी और कैमिला के पास थी और ये लोग इस डॉल को वार्डन्स के हाथों में सौंप देते हैं। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेबी एंड कैमिला कौन है या फिर एनाबेल मूवी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में एनाबेल मूवी और उसकी टाइमलाइन को विस्तार से एक्सप्लेन कर रखा है और उन वीडियोज़ को आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस मूवी, वार्डन्स एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं जहां रास्ते में एक एक्सीडेंट हुई थी और इस एक्सीडेंट की वजह से वार्डन्स को 3 मील पीछे जाकर दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। इस रास्ते में मैरीविल सेमेट्री भी थी जिसके ठीक सामने जाकर वार्डन्स की कार खराब हो जाती है। एड कार को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जब लोरेन को कार की पिछली सीट पे एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जो कि शायद इस कार एक्सीडेंट की विक्टिम थी। ये स्पिरिट बोलती है आई लाइक योर डॉल्स। और दोस्तों ये ठीक वही स्टेटमेंट है जो कि एनाबेल मूवी में एनाबेल हिगिंस ने बोला था। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आगे हम एनाबेल की ट्रू पावर जान पाएंगे और उस वक्त हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रेफरेंस लेनी होगी। एनीवे सीन में आगे हम ढेर सारे स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो कि शायद इस मैरीविल सेमेट्री से वार्डन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इनमें से एक स्पिरिट एड को बीच रोड पे धक्का देता है ताकि एड एक गुजरते हुए ट्रक के नीचे आकर मारे जाएं। लेकिन दोस्तों एड की रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छी थी और वो किसी तरह इस ट्रक के नीचे आने से बच जाते हैं। वार्डन समझ चुके थे कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही है और इसीलिए वो फौरन इस डॉल को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वार्डन्स अपनी ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर इस डॉल को एक चेयर पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों एनाबेल डॉल के इस म्यूजियम में आते ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है, जैसे एक मंकी टॉय का मूव होना, घड़ी का उल्टा चलना इत्यादि। इसीलिए वार्डन्स एक फादर की मदद से एनाबेल डॉल को एक ग्लास केसिंग के अंदर कैद करते हैं जिसे ट्रिनिटी चर्च से मंगवाया गया था। अब दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें ये नहीं पता कि एनाबेल के अंदर कौन सी डीमन है, लेकिन हम इतना ज़रूर समझ चुके हैं कि एनाबेल डॉल हर तरह के स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, एनाबेल डॉल की ट्रू पावर यही है कि वो डिफरेंट स्पिरिट्स को कॉन्जोर करके उनसे अपने विक्टिम्स पे हमला करवा सकती है। यही वजह है कि मूवी के शुरुआत में एक स्पिरिट बोलती है कि आई लव योर डॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस बात को सिग्निफाई करती है कि एनाबेल समहाउ स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने विक्टिम्स पे प्रोजेक्ट करती है लाइक अ स्ट्रॉन्ग मीडियम। इसके अलावा एनाबेल डॉल के अंदर कुछ और भी पावर्स है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बातें करेंगे। तो यहाँ सीन चेंज होकर 1 साल बाद की आती है जहाँ हम व्यूअर्स वार्डन्स की बेटी जूडी को देख पाते हैं। जूडी ब्रेकफास्ट करते हुए एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उसके पेरेंट्स वार्डन्स के बारे में छपा था। इस आर्टिकल में लिखा था कि एड एक डीमोनोलॉजिस्ट हैं और लॉरेन अपनी क्लैरवॉयंस या फिर साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके डिमोनिक फोर्सेस से लड़ती है। यहाँ एक और सवाल ये था कि क्या ये पेयर हीरोज़ हैं या फिर ये एक होक्स हैं। यह आर्टिकल वार्डन्स की रियल लाइफ ज़िंदगी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उनसे भी ऐसे कई सवाल काफ़ी बार पूछे गए थे। तो जूडी जिस स्कूल में जाती थी वहाँ बच्चे उसे काइंड ऑफ बुली करते थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज़ अबाउट वार्डन्स और कोई भी बच्चा जूडी से ज़्यादा क्लोज नहीं था। अगली सुबह वार्डन्स को किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और इसीलिए वो लोग मैरी एलन नाम की लड़की को जूडी की केयर टेकर के रूप में अपॉइंट करते हैं। मेरी जूडी को स्कूल ड्रॉप करती है और स्कूल में जूडी को एक प्रीस्ट की स्पिरिट दिखती है जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। इतना ही नहीं, ये स्पिरिट जूडी को फॉलो तक कर रहा था और इस सीन में हम भी समझ पाते हैं कि जूडी के पास भी अपनी माँ की तरह कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है। दूसरी तरफ मेरी अपनी एक फ्रेंड डैनियला के साथ सुपरमार्केट में थी क्योंकि उसे जूडी के लिए बर्थडे केक बनाने की इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी। इस सुपरमार्केट को बॉब नाम का बंदा चला रहा था जिसके पिता इस सुपरमार्केट के ओनर थे। बॉब मैरी को पसंद करता था एंड दिस फीलिंग वाज म्यूचुअल, ऑल्दो ये दोनों काफ़ी शाई थे। यहाँ बातों बातों में हम समझ पाते हैं कि डैनियला किसी अनजान वजह से वार्डन्स के घर के अंदर जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तो शाम को मेरी जूडी को स्कूल से पिक करने जाती है और जब ये दोनों स्कूल कॉरिडोर में वॉक कर रहे थे तो जूडी को एक स्टैचू दिखती है जो कि लेट फादर माइकल मॉरिसी की थी। दोस्तों माइकल वही इंसान थे जिसके स्पिरिट को जूडी ने स्कूल में देखा था। इनफैक्ट जूडी अब भी माइकल के स्पिरिट को देख पा रही थी।
तो मैरी और जूडी घर वापस आकर केक बनाने लगते हैं जब इनके घर में डैनियला बिन बुलाए मेहमान की तरह बैक डोर से आ जाती है। डैनियला के हाथ में एक बेल थी और वो पूछती है कि क्या ये किसी तरह की स्पिरिट बेल है, जिसके जवाब में जूडी का कहना था कि इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल बेल जो उसकी माँ कलेक्ट करती है। डैनियला वॉरेंस की ऑकल्ट आर्टिफैक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और वो इनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसीलिए वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है और स्केट्स के साथ खेलते हुए जूडी और मैरी घर के बाहर चले जाते हैं। अब डैनियला घर के अंदर अकेली थी और वो वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम को खोलने की कोशिश करते हैं। ये रूम लॉक्ड थी और इसीलिए डैनियला रूम के बाहर से ही स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ऑब्वियसली ऐसा करने से कुछ नहीं होता है और इसीलिए डैनियला इस कमरे की की ढूंढते हुए वॉरेंस के ऑफिस रूम में जाती है। यहाँ डैनियला को एक फोटो के पीछे म्यूजियम की चाबी मिल जाती है और वो इस चाबी की मदद से ऑकल्ट म्यूजियम खोल देती है। दोस्तों, डैनियला असल में अपने मृत पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहती थी, जिसे वो डार्लिंग डैड कह के पुकारती थी, और स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए ऑकल्ट म्यूजियम से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। यही वजह है कि शी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन वॉरेंस एंड फाइनली वो म्यूजियम के अंदर भी आ चुकी थी। अब डैनियला इस म्यूजियम के अंदर रखी कई आर्टिफैक्ट्स को टच करती है और दोस्तों, इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में विस्तार से बताऊंगा। इस सब के दौरान एनाबेल की डॉल ग्लास बॉक्स के अंदर ही गिर जाती है और डैनियला इस ग्लास बॉक्स को खोल देती है। ठीक उसी वक्त ओवन में रखा जूडी का बर्थडे केक जलने लगता है, जिसकी वजह से फायर अलार्म ट्रिगर होती है और अलार्म सुनते ही डैनियला इस ग्लास बॉक्स को खुला छोड़कर इस म्यूजियम से बाहर भागती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि एनाबेल अब आज़ाद हो चुकी है एंड वेरी सून द हॉन्टिंग्स विल फॉलो। तो इसके ठीक बाद कोई वॉरेंस के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और मैरी जब डोर के होल से देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। डोर खोलने पे मैरी को एनाबेल क्रिएशन मूवी वाली बी दिखती है, जो कि एनाबेल से खेलने की बातें कर रही थी। अगले ही क्षण बी वहाँ से एकदम गायब हो चुकी थी एंड दिस वॉज क्वाइट वियर्ड फॉर मैरी। दूसरी तरफ डैनियला को घर के अंदर अपने पिता की स्पिरिट दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए डैनियला घर के अंदर जाती है। जूडी भी डैनियला के पीछे पीछे घर के अंदर जाती है, जहां उसे एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी दिखती है। इतना ही नहीं, कमरे की क्रॉस अपने आप ही उल्टी हो जाती है और जूडी को बेड के नीचे एक नोट दिखती है जिस पर लिखा था मिस मी ? दोस्तों, ऐसे ही कुछ नोट्स हमने एनाबेल क्रिएशन मूवी में देख रखा था, जहां बी अपने पेरेंट्स के साथ इन नोट्स के जरिए फाइंड में लिखकर हाइड एंड सीक खेलती थी। इनफैक्ट उस फिल्म में एनाबेल ने इन नोट्स के जरिए ही जैनिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। एनीवेज, जूडी को कमरे में एक साया राउंड जाती दिखती है एंड अचानक जूडी द ब्राइड को देख पाती है, जो कि चाकू लेकर जूडी पे हमला करती है। इस हमले से बचने के लिए जूडी एक क्रॉस की मदद लेती है और वो जोरों से चिल्लाना भी शुरू करती है। ये सीन द नन मूवी के सीन से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां द नन का साया भी ठीक इसी प्रकार से राउंड जाकर सिस्टर अरीन पे हमला किया था। खैर, स्टोरी में आगे हम व्यूअर्स मेरी को जूडी के पास आते देखते हैं, जो कि उसे कंफर्ट करती है। जूडी बताती है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है और इस बात पे मेरी का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे स्पिरिट्स बुरे हों, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ डैनियला को वॉरेंस के घर में उनके द्वारा की गई एग्जॉर्सिज्म्स या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की केस फाइल मिल जाती है। इन केस फाइल्स में हेल हाउंड, द ब्राइड और कई डीमंस का जिक्र था और इन फाइल्स के साथ साथ वहाँ एग्जॉर्सिज्म की वीडियो टेप्स भी मौजूद थी। डैनियला इनमें से एक टेप को प्रोजेक्टर पर प्ले करती है, जहाँ वॉरेंस किसी की एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उसे ये वीडियो बंद करना पड़ता है क्योंकि जूडी इससे डिस्टर्ब हो रही थी। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग फीली मीली बोर्ड गेम खेलेंगे और इस बोर्ड गेम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गेम खेलते वक्त घर की डोर बेल बजती है और इस बार डोर पे बॉब आया था। एज वी ऑल नो, बॉब मेरी को काफ़ी पसंद कर रहा था एंड इवन मेरी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम, लेकिन वो बॉब को घर के अंदर नहीं आने देती है। रात के 12 बजे मैरी और डैनियला जूडी की बर्थडे मनाते हैं और ठीक उसी वक्त बॉब घर के बाहर गिटार बजाकर डैनियला को काइंड ऑफ प्रपोज करता है। ये लड़कियां घर के नीचे जाकर बॉब से बातें करने की सोचती है, लेकिन दोस्तों बॉब पे एक भेड़िया जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अटैक करता है, जो कि धुंध से प्रकट हुआ था। ये मॉन्स्टर हेल हाउंड था और इससे बचने के लिए बॉब भागकर पोल्ट्री फार्म में छिप जाता है। मीनवाइल इन लड़कियों को बॉब घर के नीचे नहीं मिलता है और डैनियला डिसाइड्स कि वो अपने घर वापस जाएगी। अब दोस्तों, इस मोमेंट में डैनियला रियलाइज करती है कि उसके जेब में अब तक वॉरेंस के म्यूजियम की चाबी थी और इसीलिए वो पिछले दरवाजे से चाबी वापस रखने घर के अंदर जाती है।
डैनियला ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर भी जाती है और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि म्यूजियम के कई आर्टिफैक्ट्स अपने आप ही हिल रहे थे। डैनियला यहाँ रखे मोर्नर्स ब्रेसलेट की मदद से अपने डार्लिंग डैड के स्पिरिट से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो अपने डैड को मिरर में अपने पीछे देख पाती है। शी वॉज क्वाइट हैप्पी, लेकिन अगले ही क्षण उसके डैड एक मॉन्स्टर की तरह उस पर चिल्लाते हैं, विच सिग्निफाइज कि ये उसके डैड की नहीं बल्कि कोई और बुरी स्पिरिट थी। डैनियला म्यूजियम से बाहर भागने की सोचती है, लेकिन वो यहाँ अंदर ट्रैप हो चुकी थी। दूसरी तरफ घर में असाधारण गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, जैसे दूध से भरा ग्लास का गिरना, रिकॉर्डर का अपने आप बज उठना इत्यादि। जूडी के बेड पे हम व्यूअर्स एनाबेल डॉल को भी देख पाते हैं और म्यूजियम के अंदर टॉय मंकी अपने आप ही चल पड़ता है। इतना ही नहीं, डैनियला यहाँ म्यूजियम के अंदर एक टीवी देख पाती है जो कि उसके नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा था। इन सब के अलावा मैरी को घर के अंदर कुछ सिक्के मिल रहे थे और उसे फेरीमैन नामक डीमन भी दिखता है। फेरीमैन मैरी के पैर पकड़ के उसे चारों ओर घसीटता है और इससे पहले वो मैरी के सोल को क्लेम करता, मैरी वहां एक लाइट चमकाकर जूडी के कमरे में भागती है। जूडी को अपने कमरे में एनाबेल डॉल दिखती है जो कि उसके ब्लैंकेट के अंदर थी और वहां के रोटेटिंग कलर लाइट के शैडो में हम व्यूअर्स एनाबेल डॉल, बी मुलिन्स, एनाबेल हिगिंस और डीमन मैल्थस को देख पाते हैं। इस सीन में डीमन मैल्थस जूडी पे अटैक भी करता है, लेकिन एन वक्त पे मैरी वहां आ जाती है। मैरी फ़ोन पे वॉरेंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से लोरेन की आवाज़ में कोई डीमन बोल रहा था। डीमन का कहना था कि वो एनाबेल से बात करना चाहती है और एनाबेल को इन लोगों की सोल चाहिए। घर के अंदर रखे बेल्स अपने आप ही बजने लगते हैं लाइक स्पिरिट बेल्स और डैनियला म्यूजियम के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टीवी में खुद को एक फ़ोन कॉल उठाने के बाद लहूलुहान हालत में देख पाती है। अब इससे पहले ऐसा सच में होता, मैरी और जूडी म्यूजियम के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके आते ही म्यूजियम का टाइपराइटर अपने आप ही चल उठता है जिसमें मिस मी टाइप हो रहा था और ये मिस मी वाली बात हमने द कॉन्जरिंग मूवी में भी देख रखी है। एनीवेज, ये तीनों किसी तरह म्यूजियम से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही मेरी एकदम से चोक कर रही थी क्योंकि उसे आजमा की प्रॉब्लम थी। मेरी को बचाने के लिए किसी को उसके कार से इनहेलर लाना था और इसीलिए जूडी घर के बाहर इनहेलर लेने के लिए जाती है जहां उस पर हेलहाउंड अटैक करता है। अब इससे पहले हेलहाउंड जूडी का कुछ बिगाड़ पाता, बॉब वहां आकर हेलहाउंड पे हमला करके जूडी को बचाता है। दूसरी तरफ द ब्राइड डैनियला को ठीक उसी तरह से पजेस करती है जैसा बी ने एनाबेल क्रिएशन में जैनिस को किया था और डैनियला द ब्राइड की ड्रेस वगैरह पहनकर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गई थी। अब दोस्तों, इन सारी असाधारण गतिविधियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग किसी तरह एनाबेल डॉल को वापस से उस ग्लास बॉक्स के अंदर कैद कर दें, लेकिन इन्हें ये बात तो पता ही नहीं थी कि एनाबेल डॉल आखिर है कहाँ। तभी वहाँ हम व्यूअर्स मूवी के स्टार्ट में दिखे फादर माइकल मॉरिसी की स्पिरिट को देखते हैं जो कि जूडी को गाइड करके घर के उस कोने में ले जाते हैं जहाँ एनाबेल डॉल थी। इस सीन को देखकर एक बात सचमुच प्रूव हो गई थी कि सारे स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं। एनीवेज, मैरी और जूडी फीली मिली गेम कार्ड की मदद से एक कमरे की चाबी खोजते हैं जिसके अंदर एनाबेल डॉल थी और मैरी इस कमरे के अंदर जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स फेरीमैन और उसके द्वारा क्लेम की हुई ढेर सारे विक्टिम स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो कि मैरी को डराने की कोशिश करते हैं। मैरी किसी तरह यहाँ से एनाबेल डॉल को स्नैच करके कमरे के बाहर फेंकती है और जूडी इस डॉल को उठाकर म्यूजियम में लॉक करने के लिए भागती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रास्ते में डैनियला खड़ी थी जो कि ब्राइड द्वारा पूरी तरह से पजेस थी और वो जूडी पे हमला कर देती है। मैरी और जूडी डैनियला से लड़ते हैं और इस लड़ाई के बीच में जूडी अपने पेरेंट्स द्वारा की हुई एग्जॉर्सिज्म वीडियो प्रोजेक्टर पे प्ले कर देती है। इस वीडियो को देखकर डैनियला की एक मिनी एग्जॉर्सिज्म हो जाती है जिससे वो अब द ब्राइड के चंगुल से बाहर थी। अब ये तीनों म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ढेर सारे डीमंस इनकी कोशिशों को नाकाम करने में लगे हुए थे। जूडी इन डीमंस को एक क्रॉस की मदद से दूर भगा रही थी और फाइनली डैनियला एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में बंद कर पाती है। ऐसा करते ही घर के अंदर हो रही सारी असाधारण गतिविधियां बंद हो जाती है और मौके पे वहां बॉब भी पहुंचता है। जूडी बताती है कि बॉब ने उसे हेलहाउंड से बचाया है, जिससे मैरी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये चार लोग घर में ही अपनी रात गुजारते हैं और सुबह सुबह वॉरेंस भी घर वापस आ जाते हैं। जूडी सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है और वो जूडी को कंफर्ट करते हैं। मीनवाइल, आज जूडी की बर्थडे पार्टी थी जहां ढेर सारे बच्चे आते हैं एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल एंड हैप्पी। लॉरेन डैनियला से बात करती है जहां हमें पता चलता है कि डैनियला अपने डैड की स्पिरिट से इसीलिए कांटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मानती थी।
लॉरेन बोलती है कि उनकी बातें डार्लिंग डैड के स्पिरिट से हुई है और एक्सीडेंट में डैनियला की कोई गलती नहीं थी। हर डैड इज़ प्राउड ऑफ हर। इसके साथ लॉरेन डैनियला को मोर्नर्स ब्रेसलेट भी दे देती है और मूवी के एंडिंग सीन में हम सभी को जूडी की बर्थडे पार्टी मनाते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एनाबेल कम्स होम मूवी की कहानी और ये फिल्म एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस फिल्म को समझना काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ दिखाए गए डीमंस की डिटेल्स शायद ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी। इसलिए मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आप सभी को फिल्म में दिखाए गए डीमंस के बारे में बताते हुए कुछ ईस्टर एग्स शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीमन फेरीमैन के बारे में। दोस्तों फेरीमैन एक ऐसा डीमन है जो कि लोगों के स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ पहुंचाने की बात करता है फॉर ए प्राइस, लेकिन असल में वो इन स्पिरिट्स को कैद करके उन्हें टॉर्चर करता है। अब दोस्तों यहाँ प्राइस वही कॉइन्स होती है जिन्हें ओबोल बोला जाता है और इन्हीं कॉइन्स को हमने इस मूवी में देखा है। यही वजह है कि हम फेरीमैन की आंखों पे कॉइन्स देख पाते हैं विच रिप्रेजेंट्स द प्राइस, और इस फिल्म में हमने फेरीमैन द्वारा कैद की गई स्पिरिट्स को भी देखा है। फेरीमैन को वॉरेंस ने तब इन्वेस्टिगेट किया था जब इस डीमन ने एक जवान लड़की को अपना शिकार बनाया था। वॉरेंस ने फेरीमैन द्वारा कलेक्ट की गई कॉइन्स को ब्लेस करके अपनी म्यूजियम में रखा और डैनियला ने इन कॉइन्स को टच किया था। अगली डीमन है द ब्राइड, और दोस्तों इस डीमन को कई लोग ला यूरोना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द ब्राइड एक वॉयलेंट स्पिरिट है जो कि एक वेडिंग ड्रेस को पजेस कर रखी है। ऐसा बोला जाता है कि जो कोई लड़की भी अपनी शादी के लिए इस वेडिंग ड्रेस को खरीदती थी वो द ब्राइड द्वारा पजेस्ड हो जाती थी। पजेस स्टेट में लड़कियां अपने होने वाले पति को चाकू से मार डालती थी और ऐसा होने के ठीक बाद ये ड्रेस अपने आप ही साफ होकर अपने नेक्स्ट विक्टिम का इंतजार करती थी। इस पजेस ड्रेस की वजह से तकरीबन 7 लोग मारे गए और फाइनली वॉरेंस ने इस ड्रेस को ब्लेस करके अपने म्यूजियम में कैद कर लिया था। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि ये वेडिंग ड्रेस आखिर कर्स्ड कैसे हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन की सोर्स फुल प्रूफ नहीं है। तो ये कहानी 1849 की है जब एना बेकर नाम की लड़की को एक लुहार से प्यार हो गया था। एना बहुत ही अमीर घराने से थी और इसलिए एना के पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। एना ने अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस भी खरीद रखी थी, लेकिन उसके पिता ने अपने जीते जी एना को उस लुहार से शादी करने नहीं दिया। एना का प्यार उससे छिन गया था और इसलिए वो हर वक्त एकदम गुस्से में रहती थी। कई लोगों का कहना है कि एना अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर पागलों की तरह नाचती थी और 1914 में उसकी मौत हो गई। तभी से ये वेडिंग ड्रेस कर्स्ड हो गई, जिसने कई लोगों को अपना विक्टिम बनाया। अगला डीमन जिसे हमने देखा है वो है हेल हाउंड। हेल हाउंड फोकलोर में फेमस है, जहां इसे हेल से डिसेंड हुआ डॉग बोला जाता है। इसकी आंखें लाल होती है, इसके पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ है और ये काइंड ऑफ इमोर्टल है। लोगों का मानना है कि जो कोई इंसान हेल हाउंड की आंखों में डायरेक्टली 3 बार देख ले वो मारा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल हमारे मन में आती है कि इस फिल्म में आखिर हेल हाउंड आज़ाद कैसे हुआ। मेरा मानना है कि हेल हाउंड की स्पिरिट द ब्लैक शक बुक में कैद थी जिसे डैनियला ने टच किया था, और यही वजह है कि हेल हाउंड आज़ाद हुआ। वॉरेंस ने हेल हाउंड को 1966 में इन्वेस्टिगेट किया था जब इंग्लैंड में अचानक से कई भेड़ बकरी मारे जाने लगे थे। वॉरेंस का कहना था कि ये सब हेल हाउंड का किया धरा है और उन्होंने हेल हाउंड की स्पिरिट को द ब्लैक शक किताब में कैद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस किताब को ब्लेस करके अपने म्यूजियम में रखा था। मूवी में हमने हेल हाउंड को एक चिकन पे भी अटैक करते देखा है, विच प्रूव्स कि हेल हाउंड ह्यूमंस, एनिमल्स या बर्ड्स सब पे एक तरह से अटैक करता है। नाउ द नेक्स्ट डीमन दैट वी सॉ इज मैल्थस, और दोस्तों ये सपोजिटली वही डीमन है जो कि एनाबेल डॉल के अंदर था। मैल्थस डीमन को हमने एनाबेल मूवी में भी देख रखा है और यही डीमन स्पिरिट बेल्स के रिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैल्थस की ट्रू पावर्स एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन मोस्टली वो अलग अलग फैमिलीज के साथ कुछ नए ट्रिक्स पिकअप करता है जिससे वो अपने विक्टिम्स को डराता है। मैल्थस अपने विक्टिम की सोल को क्लेम करके उन्हें पजेस करना चाहता है। अब दोस्तों फोकलोर में मैल्थस को वन ऑफ द किंग्स ऑफ हेल भी बताया गया है, लेकिन मैं उसके बारे में यहाँ बातें नहीं करूँगा। ये 4 डीमंस हमने प्राइमरली इस मूवी में देखे हैं और अब मैं फिल्म में दिखी कुछ आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी बातें करूँगा। तो आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले हम द सैमुराई आर्मर के बारे में बातें करेंगे, जिसके अंदर से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और हमने इस आर्मर को हिलते हुए भी देखा था। तो ये आर्मर एक जापानीज सैमुराई वॉरियर की थी जो कि मासूम बच्चे, औरतों या मर्द को मार डालता था। जब ये समुराई खुद मरा तो इसके स्पिरिट ने इस आर्मर को पजेस कर लिया। यही वजह है कि इस आर्मर के अंदर से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ आती थी, क्योंकि ये आवाज़ इस समुराई के विक्टिम्स की थी। वॉरेंस के हाथ ये आर्मर 1950s में लगा था और उन्होंने एज यूजुअल इसे ब्लेस करके अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख लिया था।
सैमुराई आर्मर के अलावा हमें द टॉय मंकी और म्यूजिक टॉय भी दिखता है, जिसे हमने द कॉन्जरिंग मूवी में देख रखा है। हमें यहाँ द ग्लास फ्रॉम द ट्रिनिटी चर्च के बारे में भी बताया गया, विच इज़ अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द फेमस ट्रिनिटी चर्च इन मैनहट्टन। गुड स्पिरिट्स के रूप में हमने फादर माइकल मॉरिसी को देखा, एंड दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि एनाबेल कम्स होम के एक प्रोड्यूसर का नाम माइकल मॉरिसी है, जिन्होंने ला यूरोना, लाइट्स आउट और अपकमिंग कॉन्जरिंग 3 जैसी मूवीज़ को भी प्रोड्यूस किया है। यहाँ हम स्पिरिट बेल्स के बारे में भी जान पाए, जो कि स्पिरिट्स के कॉन्ज्योर होने पर बजने लगती है, और वॉरेंस के ऑफिस में हमने एड की पेंटिंग सप्लाईज भी देखी, which is a reference to the Conjuring 2 मूवी, जहां एड ने द नन की पेंटिंग बनाई थी। अब इन आर्टिफैक्ट्स में हम मोर्नर्स ब्रेसलेट को देख पाए, जो कि एक रियल थिंग है, लेकिन इसका स्पिरिट से कनेक्ट करने वाली बात शायद एक होक्स होगी। हमने फीली मीली बोर्ड गेम के बारे में भी जाना, जो कि एक रियल गेम है, और इस गेम को मिल्टन ब्रैडली ने 1967 में पब्लिश किया था। फाइनली हम व्यूअर्स रोटेटिंग कलर लाइट्स भी देख पाए, विच अगेन इज़ अ रियल थिंग, जिसे लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, आर्टिफैक्ट्स के अलावा इस फिल्म में हमें वॉरेंस के कई रियल लाइफ केसेस की ईस्टर एग्स देखने को भी मिले, लेकिन अगर मैं उन केसेस पे बात करूं तो ये वीडियो शायद 20 मिनट और खिंच जाएगी। इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी वॉरेंस की केसेस पे बनाई हुई 2 वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देख लें। मैं नियर फ्यूचर में उस सीरीज़ की 3rd वीडियो भी लेकर ज़रूर आऊँगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिव्यू ऑफ द मूवी, मुझे पर्सनली ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी। इस फिल्म की कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें किसी तरह की कोई डेप्थ नहीं है। यहाँ हमें डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और मॉन्स्टर्स को दिखाया गया है, विच इज़ फैसिनेटिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्लाइमैक्स सीन भी बहुत ही डल थी, और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले काफ़ी वीक है। अब हालांकि पात्रों ने अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन एक्टिंग अलोन कैन नॉट सेव अ फिल्म। इस फिल्म की एक बात मुझे पसंद आई, वो है इसकी कनेक्शन टू द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सटल डिटेल्स पे अच्छे से काम करा गया है, और आपको यहाँ ढेर सारे ईस्टर एग देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सटल डिटेल्स पे बहुत ही अच्छे से काम करा गया है, और यहाँ आपको ढेर सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने कई डीमंस को देखा, जो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स को और भी बड़ा बनाते हुए कई नए दरवाजे खोलते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म बस कॉन्जरिंग यूनिवर्स को और भी एक्सपैंड करने और द कॉन्जरिंग 3 फिल्म की सेटअप करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से दिस फिल्म इज़ बेयरली अ वन टाइम वॉच। हाँ, अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स के एक बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दे सकते हैं, तो आप शायद इस फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर पाएंगे। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट द मूवी एनाबेल कम्स होम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने यहाँ कोशिश करी है कि मैं इस फिल्म से जुड़ी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स कवर करूँ, लेकिन अगर मेरे से कुछ मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम 2 नन्स को देखते हैं, जो कि एबी के एक पर्टिकुलर कमरे की तरफ बढ़ रही थी। एबी रोमानिया के सेंट काटा मोनेस्ट्री में एक ऐसी जगह थी जहां एक बड़ा कैसल था, और इस कैसल के अंदर नन्स रहा करती थी। उस कमरे के बाहर लैटिन में लिखा था गॉड एंड्स हियर, अर्थात भगवान यहाँ से ख़त्म होते हैं। इन दोनों नन्स की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उनके इस कमरे को एक पर्टिकुलर चाबी से खोलकर ईविल से लड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। एक नन उस अंधेरे कमरे के अंदर जाती है, और ठीक अगले क्षण हम उन्हें खून में लथपथ देखते हैं। वो दूसरी नन को चाबी देते हुए बोलती है कि उसे वो करना ही होगा, वरना ये शैतानी शक्ति जीत जाएगी। उनकी बातें सुनकर दूसरी नन वो चाबी लेती है, और वो खिड़की से बाहर कूदकर खुद को फांसी लगा देती है। इस सीन के एंड में हम देखते हैं एक ईविल नन की परछाई को। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक फ्रेंची नाम का बंदा एबी कैसल के नन्स के लिए क्वार्टरली सप्लाई पहुंचाने जाता है, जब उसे वहां पिछली रात मरी हुई नन की डेड बॉडी रस्सी से लटकती हुई मिलती है। इस डेड बॉडी को कौवे खा रहे थे, और अचानक से वो रस्सी एकदम से टूट जाती है। फ्रेंची इस सुसाइड की खबर तुरंत ही वेटिकन भेज देता है। तो अगली सीन वेटिकन की होती है, जहां हम मिलते हैं फादर बर्क से, और वो बिशप फॉर्ने के बुलाने पे वेटिकन आए थे।
बिशप बोलते हैं कि फादर बर्क को रोमानिया के एबी नामक जगह पे जाना होगा, जहां रिसेंटली एक नन ने सुसाइड कमिट किया है। फादर को इस केस की तहकीकात करनी थी और उन्हें यह इंश्योर करना था कि क्या अब तक एबी होली है, अर्थात क्या एबी अब तक पवित्र है। इस जर्नी पे फादर का साथ देंगे सिस्टर इरीन, जो कि अभी पोस्टुलेंट थी, अर्थात वो अभी तक प्रॉपर नन बनने के लिए वाउज नहीं ली थी। बिशप फोर्ने बोलते हैं कि उन्होंने इरीन को इसलिए चुना है क्योंकि सिस्टर इरीन को रोमानिया की जगहों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो इसके बाद फादर बर्क मिलते हैं सिस्टर इरीन से और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इरीन आज तक कभी रोमानिया गई ही नहीं है। तो फिर आखिर क्यों बिशप फोर्ने ने इरीन को इस काम के लिए चुना, जो कि अभी एक पोस्टुलेंट ही है? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो फादर बर्क और सिस्टर इरीन पहुंचते हैं रोमानिया और वो मिलते हैं उसी इंसान से जिसे नन की बॉडी मिली थी। ये एक फ्रेंच कैनेडियन बंदा था जिसे गांव के लोग प्यार से फ्रेंची बुलाते थे। फ्रेंची इन दोनों को गांव से एबी की तरफ ले जाता है और वो उन्हें बताता है कि एबी की नन्स कभी बाहर आती ही नहीं है और फ्रेंची हर 3 महीने पे खाने पीने का सामान इस जगह के फ्रीजर रूम में रख देता है। वहीं पे फ्रेंची ने उस लाश को भी रखा है ताकि वो लाश सड़ न जाए। इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि फ्रेंची का घोड़ा एक पर्टिकुलर जगह से एकदम आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से इन तीनों को बाकी का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। फ्रेंची का कहना था कि एबी इज कर्स्ड और ये बात इस जगह के घोड़े भी जानते हैं। नॉट ओनली दैट, हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस गांव के लोग एबी का नाम तक नहीं लेते हैं और अगर गलती से ये नाम उनके ज़बान पे कभी आ भी जाता है तो वो थूकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा ना करने पे उन्हें भी शाप लगेगा। एनीवेज, ये तीनों पहुंच जाते हैं एबी के फ्रीजर रूम में, जहां हम देख पाते हैं सुसाइड वाली नन की लाश। ये लाश एक स्लैब पे बैठने की अवस्था में थी और फ्रेंची तुरंत ही फादर को वार्न करता है कि उसने इस लाश को बिठाया नहीं था, मतलब लाश ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। फादर बर्क को इस लाश के हाथ में एक चाबी दिखती है जो हम व्यूअर्स ने मूवी की पहली सीन में देखा था और फादर उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। तो इसके बाद ये तीनों जाते हैं एबी के फ्रंट डोर पे, जहाँ पे फ्रेंची ने इस लाश को पहली बार देखा था और सरप्राइजिंगली लाश का खून अब तक वहाँ सेमी लिक्विड स्टेट में था। नन की मृत्यु हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुकी थी और अब तक तो खून सूख जाना चाहिए था। एनीवेज, ये तीनों एबी के अंदर जाते हैं और हम व्यूअर्स एक नन को ऊपर की खिड़की से इन पे झांकते हुए देखते हैं। अंदर चैपल में इन्हें मिलती है एक और नन जो कि दूसरी तरफ मुड़ी थी और वो इन्हें अगले दिन सुबह मिलने को बुलाती है। वो बोलती है कि रात में फादर और सिस्टर यहीं रुक सकते हैं एंड फ्रेंची वापस गांव जाकर 2 दिन बाद इन्हें वापस लेने लौटेगा। इस पूरे सीन में हम व्यूअर्स इस नन की शक्ल तक नहीं देख पाते हैं और इस नन की आवाज़ भयानक सी थी। तो रात होती है और हम फादर और सिस्टर को बातें करते हुए देखते हैं। इन बातों के दौरान हमें पता चलता है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले फादर बर्क ने फ्रांस में एक डैनियल नाम के लड़के का एग्जॉर्सिज्म किया था और इस एग्जॉर्सिज्म में डैनियल को इतने चोट आए थे कि वो कुछ ही दिन में अपनी जान गंवा बैठा। एग्जॉर्सिज्म से पहले सभी लोग मान रहे थे कि डैनियल एकदम ठीक हो चुका है, लेकिन फादर बर्क को पता था कि कोई इविल एंटिटी अब भी डैनियल के अंदर थी। उन्हें डैनियल के मर जाने का बहुत ज़्यादा दुख था। सिस्टर अरीन भी बताती है कि उन्हें बचपन में अजीब विजन्स आते थे जिसमें हमेशा होता था मेरी पॉइंट्स द वे, और एरीन के पिता उसे पागल समझ रहे थे। उस वक्त बिशप फोर्ने ने ही एरीन की मदद करी थी, जिनसे हमने फादर बर्क को स्टार्टिंग सीन में मिलते देखा था, और शायद यही वजह है कि बिशप ने सिस्टर एरीन को इस काम के लिए चुना, क्योंकि उसकी विजन्स यहाँ हेल्पफुल हो सकती है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को वापस गाँव जाते देखते हैं, जहाँ उसे रास्ते में वही नन दिखती है जिसने खुद को फांसी लगाई थी। फ्रेंची उस नन का पीछा करता है और अचानक से उसके सामने उस नन की डेड बॉडी फांसी लगाते हुए आती है। रस्सी टूटती है और ये डेड बॉडी फ्रेंची के ऊपर गिरती है, जिसके बाद हम इस डेड बॉडी में जान आते देखते हैं और वो एक ज़ॉम्बी की तरह फ्रेंची पे हमला करती है। फ्रेंची तुरंत ही पास में गड़े हुए क्रॉस को लेता है और किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। ऑन द अदर हैंड फादर बर्क की रात को नींद खुलती है एक म्यूजिकल डिवाइस के बजने की आवाज़ से। जब वो इस डिवाइस के पास जाते हैं तो ये डिवाइस अपने आप बंद हो जाती है और कोई अनजान आकृति फादर को पीछे से बुलाती है। फादर इस अनजान आकृति का पीछा करते हैं और बाहर एबी के कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, जहां इन्हें दिखता है डैनियल। जी हाँ दोस्तों, डैनियल एकदम से एक इविल एंटिटी में तब्दील हो जाता है और उसके मुंह के अंदर से एक सांप निकलता है। ये सांप फादर पे हमला करता है, जिससे फादर सीधा गिरते हैं एक कॉफिन अर्थात कब्र के अंदर। इस कॉफिन का लिड अपने आप बंद हो जाता है और फादर बर्क इसके अंदर फंस जाते हैं, जिसके कारण वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं।
अब दोस्तों पहले के ज़माने में कॉफ़िन के बाहर एक बेल लगा होता था और उस बेल को बजाने के लिए एक थ्रेड कॉफ़िन के अंदर दिया जाता था। ऐसा करने का कारण ये था कि उन दिनों कोई भी वाइड स्प्रेड डिजीज़ फैलने से लोग अगर हिलना डुलना बंद कर देते थे तो उन्हें मृत मान लिया जाता था। मृत लोगों को कॉफ़िन में डाला जाता था और अगर वो डिजीज्ड इंसान किसी तरह से वापस होश में आया तो वो इस थ्रेड की मदद से बेल बजाकर लोगों को आगाह कर देगा कि वो अब तक जिंदा है, जिसके परिणाम अनुसार लोग उसे कॉफ़िन से बाहर निकालेंगे। इस बेल वाली कॉन्सेप्ट को हमने एक और मूवी में देखा है जिस मूवी का नाम था ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। अब मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस कॉफिन में फादर बर्क गिरे थे उसमें भी एक बेल के लिए थ्रेड थी जिसकी मदद से फादर बेल बजाकर सिस्टर एरीन को मदद के लिए बुला रहे थे। दूसरी तरफ सिस्टर एरीन की नींद खुलती है और हम उसके पीछे भी एक नन की आकृति को देखते हैं। एरीन जाती है एबी के चैपल में जहाँ आईने में उसे एक डेमोनिक नन खुद के पीछे खड़ी मिलती है और अचानक से वो आईना टूट जाता है। एरीन भागते हुए पहुंचती है एबी के कब्रिस्तान में जहां उसे हर एक कॉफिन की घंटी बजती दिखती है। एरीन आंखें बंद करती है और उसे विजन्स आती है उस कॉफिन की जिसमें फादर बर्क थे और वो एक कुल्हाड़ी की मदद से ज़मीन खोदकर कॉफिन को बाहर निकालने की कोशिश करती है। कॉफिन के अंदर हम एक डिमोनिक हैंड को फादर बर्क पे हमला करते देखते हैं, लेकिन इससे पहले फादर को कोई नुकसान होता एरीन उन्हें कॉफिन से बाहर निकाल लेती है। दोस्तों शायद एरीन के इन्हीं विजन्स के कारण बिशॉप ने उसे फादर के साथ भेजा था क्योंकि एरीन को हमेशा मेरी पॉइंट्स देवे वाली विजन्स आती थी और इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं भगवान एरीन को एक पर्टिकुलर मकसद के लिए वो विजन्स दिखा रहे थे। एनीवेज ये थ्योरी मेरी अपनी पर्सनल है तो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है जब फादर बर्क और एरीन जाते हैं वापस से एबी के अंदर और वो लोग खोज रहे थे एबीस नन को जिनसे उनकी मुलाकात एक दिन पहले हुई थी। आज एबी के मेन डोर पे और भी ज़्यादा खून था। एबी के अंदर जाने के बाद सिस्टर एरीन और फादर बर्क अलग अलग रास्ते जाते हैं और फादर बर्क ने सिस्टर एरीन को वही चाबी रखने दी थी जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। एरीन को एबी में और भी कई सिस्टर्स प्रे करती हुई मिलती हैं और उनमें से एक सिस्टर का नाम था सिस्टर ओआना। ओआना बताती है कि उनके बीच एक शैतानी शक्ति है जो कि एक नन का रूप लिए ही इस एबी में घूमती है और उस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए ये लोग बारी बारी से लगातार प्रे करती हैं। वो बताती हैं कि कई ज़माने पहले एक ड्यूक ऑफ सिंकार्था ने इस एबी के अंदर एक रिचुअल करा जिससे हमारी दुनिया का कनेक्शन शैतान की दुनिया यानी नरक से बन गया। इस कनेक्शन से नरक और पृथ्वी के बीच एक गेटवे बना जिसके थ्रू ये डीमन हमारी दुनिया में आने की कोशिश करने लगा। कैथोलिक्स ने इस ड्यूक को मार गिराया और उन्होंने इस गेटवे को बंद किया एक बहुत ही एंटिक रेलिक की मदद से जिसके अंदर था जीसस क्राइस्ट का खून। इस खून को सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ मानी जाती है। दूसरी तरफ हम फादर को कुछ बुक्स पढ़ते देखते हैं जहां उन्हें इस डीमन के बारे में कुछ और भी चीज़ें पता चलती है। इस डीमन का नाम वैलेक है और इसे द डिफाइलर, द प्रोफेन और मार्की ऑफ स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि इस मूवी में आपको कई जगह वैलेक स्नेक्स के साथ दिखेगा, यानी कि वैलेक स्नेक्स को कंट्रोल कर सकता है और उसके मुंह से कई बार स्नेक्स निकलते हुए भी दिखेगा। एनीवेज ये वही डीमन है जिसे ड्यूक ने एक गेटवे के थ्रू इस एबी के अंदर बुलाया था और कैथोलिक्स ने उस गेटवे को वापस बंद कर दिया था। लेकिन कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस एबी पे हमला हुआ था जहां एबी की दीवारों को तोपों से जगह जगह पे तोड़ा गया था। इस हमले में शायद वो गेटवे भी टूट गया था और तभी से ये डीमन वैलेक इस एबी को हॉन्ट कर रही है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं जो कि गांव के एक बाड़ में बैठा था। वहाँ उसे पता चलता है कि गांव का एक आदमी जिसका नाम लूका था उसकी 12 साल की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। बाड़ का ओनर मान रहा था कि ये सब उस शापित जगह एबी के कारण हो रही है और चूंकि फ्रेंची ने 2 लोगों को एबी छोड़ा है वो लोग भी निश्चित ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम वापस देखते हैं एबी इस नन को जो फादर बर्क से बातें कर रही थी। जब फादर इस नन का फेस कवर हटाने की कोशिश करते हैं तो ये नन इन पे हमला कर देती है और एक्चुअल में ये एक स्केलेटन या फिर आप कह सकते हो ज़ॉम्बी टाइप की थी। अब इससे पहले यह शैतानी शक्ति फादर को नुकसान पहुंचाती, हम देखते हैं फ्रेंची को जो कि एक शॉटगन लेकर फादर और सिस्टर की मदद करने वापस एबी पहुंच चुका था। दूसरी तरफ हम सिस्टर एरीन को देखते हैं जिसे सिस्टर ओआना ने एक कमरे में पहुंचाकर उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। यहाँ एरीन को वापस मेरी पॉइंट्स द वे वाली विजन आती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक नन को अपने कमरे में प्रे करते हुए देखती है। इससे पहले सिस्टर एरीन इस नन से कुछ बातें कर पाती वो वहाँ से गायब हो जाती है और कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद कुछ डरावने सीन्स होते हैं और एरीन भागते हुए तुरंत चैपल में पहुंचती है जहां ढेर सारी नन्स एक साथ प्रे कर रही थी।
तो एरीन देखती है कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है और ये बॉडी सिस्टर ओआना की थी। जी हाँ दोस्तों, इस दृश्य को देखकर सिस्टर एरीन भी नन्स के साथ बैठकर प्रे करने लगती है और चैपल में जोड़ों की हवा चल रही थी। अचानक हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति सिस्टर एरीन के ड्रेस को पीछे से फाड़ कर उसके बैक पे स्क्रैच करने लगता है। इससे एरीन को काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो प्रेयर किए जा रही थी। यह अदृश्य शक्ति एरीन के पीठ को नोच कर एक स्टार का सिंबल बनाती है। तभी अचानक चैपल के दरवाजे पे फादर बर्क और फ्रेंची आते हैं और एरीन फौरन ही उन्हें बताती है कि वो बाकी के नन्स के साथ प्रे कर रही है। लेकिन फादर बर्क और फ्रेंची देखते हैं कि वहाँ कोई नन थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब एबी की हर एक नन ऑलरेडी मारी जा चुकी है और जिस किसी नन को भी एरीन देख पा रही थी वो सभी वैलेक का एक छलावा था। इतना ही नहीं, डीमन वैलेक को यहाँ से बाहर जाने के लिए एक बॉडी को पजेस करना होगा और इसीलिए शुरुआत के सीन में एक सिस्टर ने खुद को फांसी लगाकर अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वैलेक उसके शरीर को पजेस न कर सके। इन शॉर्ट, वो एक सुसाइड नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस थी। तो इसके बाद एरीन चैपल में पड़े उस डेड बॉडी को वापस देखने जाती है, लेकिन अचानक वो डेड बॉडी एक ज़ॉम्बी की तरह इन तीनों पे हमला कर देती है। फादर बर्क इस डेड बॉडी में आग लगा देते हैं और फ्रेंची अपने शॉटगन से इसे मार गिराता है। इस सीन के बाद सिस्टर एरीन अपनी वाउज लेती है ताकि वो एक प्रॉपर नन बन जाए। देन ये तीनों उस एंटिक रेलिक को खोजने में लग जाते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था, क्योंकि सिर्फ उसी की मदद से ये लोग वैलेक को हरा पाएंगे। एरीन को मेरी की विजन्स आती है जिसकी मदद से ये लोग पहुंचते हैं एक मेरी की मूर्ति के पास, जिसकी फिंगर पे लाइट रिफ्लेक्शन से इन्हें दीवार में एक की होल दिखता है। सिस्टर एरीन इस की होल में वही चाबी डालती है जो हमने पहले सीन में देखा था और इस दीवार के अंदर से निकलता है वही एंटिक रेलिक जिसमें क्राइस्ट का खून था। फादर ये रेलिक एरीन को देते हैं और फिर ये तीनों उसी जगह पे जाते हैं जहां लिखा था गॉड एंड सियर, क्योंकि उनके मुताबिक नरक को कनेक्ट करने वाली गेटवे इसी जगह पे कहीं होगी। अंदर जाने के बाद तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं और यहाँ दोस्तों कई जंप स्केयर्स और नॉइजी सीन्स हैं जिन्हें मैं बोलकर आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो खुद से देखने वाली चीज़ है। आई विल फोकस ऑन द स्टोरी। तो एरीन यहाँ एक कैंडल लाइट का पीछा करते हुए पहुँच जाती है ऐसी जगह जहाँ फर्श पे वैसा ही कुछ स्टार बना था जो कि उसके पीठ पे कट करके बनाया गया था और अचानक वहाँ ढेर सारी नन्स आके उसे घेर लेती है। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि वैलेक अब सिस्टर एरीन को पजेस करेगी। फ्रेंची उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है जहां उसे सिस्टर एरीन वैलेक द्वारा पजेस दिखती है और वो काइंड ऑफ लेविटेट भी कर रही थी। पजेस्ड एरीन फ्रेंची पे हमला करती है, लेकिन फ्रेंची उसके गले में बंधे पड़े एंटिक रेलिक की मदद से वैलेक को एरीन के शरीर से बाहर निकालता है। दूसरी तरफ फादर बर्क को भी कई नन्स घेर लेती हैं और वो उनसे बचने के लिए रास्ते में आग लगाते हैं जो कि क्राइस्ट सिंबल का था। अब वैलेक फ्रेंची पे अटैक करती है जिससे फ्रेंची बेहोश हो जाता है और इसके बाद वैलेक सिस्टर एरीन पे अटैक करके उसे पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करती है। इस सीन के दौरान वैलेक को वो एंटिक रेलिक मिल जाती है, लेकिन ये रेलिक टूटी हुई थी और उसके अंदर क्राइस्ट का खून नहीं था। वैलेक तुरंत ही एरीन को पानी से बाहर निकालती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एरीन अपने मुंह के अंदर से क्राइस्ट की ब्लड वैलेक के ऊपर फेंकती है। जी हाँ दोस्तों, एरीन ने उस खून को अपने मुंह के अंदर भर लिया था ताकि वैलेक को रेलिक मिल जाने के बाद भी वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। होली खून के छींटे पड़ते ही वैलेक वहाँ के वाटर के अंदर खींची चली जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एबी की गेटवे वापस से सील हो गई थी। तो इसके बाद फ्रेंची पानी में कूदकर डूबते हुए सिस्टर एरीन को बचाता है और फादर बर्क भी वहाँ आते हैं। तीनों एबी से बाहर जाकर उन सारी सिस्टर्स को प्रॉपर बरियल देते हैं जिन्हें वैलेक ने अपना शिकार बनाया था। सिस्टर एरीन बोलती हैं कि एबी वापस से होली अर्थात पवित्र हो चुका है। इस विनिंग सीन के दौरान हमें फ्रेंची का असली नाम पता चलता है एंड हिज नेम वाज मॉरिस। वैलेक डीमन हमेशा के लिए हमारी दुनिया से वापस चली गई थी, या फिर ये डीमन अब तक हमारी दुनिया में है। तो फिर ये तीनों बैठते हैं टांगे पे और हम व्यूअर्स फ्रेंची के गर्दन पे एक उल्टे क्रॉस का निशान देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैलेक ने एक्चुअली फ्रेंची को उसी वक्त पजेस कर लिया था जब उसने वैलेक को एरीन के शरीर से बाहर निकाला था। हम व्यूअर्स को वो पोजीशन वाली सीन दिखती है जहां वैलेक के मुंह के अंदर से सांप निकलकर फ्रेंची के मुंह के अंदर चला गया था।
इसका मतलब फाइनली वैलेक अब उस एबी को छोड़कर हमारी दुनिया में आ चुकी थी, जो कि फिलहाल फ्रेंची के शरीर में थी। तो इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं द कॉन्जरिंग मूवी की इवेंट्स, जहां वॉरेंस एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ऑन ए पजेस्ड गाय, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रेंची था, जिसका असली नाम मॉरिस है। और इट सीम्स वो पोजीशन के बाद फ्लुएंट लैटिन बोलने लगा था, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि ही वॉज ए फ्रेंच कैनेडियन गाय। फ्रेंची के शरीर पे उल्टे क्रॉस बनने लगे थे और वो लोरेन को वार्न भी करता है, जहां लोरेन को विजन्स आती है एड के मरने की। इस सीन में हम पेरोन फैमिली के कैरोलिन को देख पाते हैं, जो कि इसी प्रेजेंटेशन में बैठी थी। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द नन मूवी की कॉन्जरिंग मूवी से लिंक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लिंक को समझ ही गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों बिशप ने सिस्टर इरीन को चुना था। अब मैं आपको अपने कुछ प्रेडिक्शंस बताऊंगा, जो कि फिल्म में तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बातें सच हो सकती है। तो सबसे पहली बात ये कि आप व्यूअर्स नोटिस करेंगे दैट सिस्टर इरीन और लॉरेन वारेन की शक्ल मिलती जुलती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि टेसा फार्मिगा, जिन्होंने सिस्टर इरीन का किरदार निभाया है, और वेरा फार्मिगा, जिन्होंने लॉरेन वारेन का किरदार निभाया है, ये दोनों रियल लाइफ सिस्टर है। जी हाँ, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो सिस्टर इरीन को वैसी ही विजन्स आती है जैसे कि लॉरेन वारेंस को, विच मीन्स कि मूवी में भी शायद ये दोनों आपस में किसी तरह से रिलेटेड होंगे। जेम्स वॉन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके दिमाग में ऑलरेडी द नन 2 की स्टोरी चल रही है, और शायद उस मूवी में हमें फ्रेंची की एग्जॉर्सिज्म अच्छे से देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी द नन मूवी की पूरी स्टोरी प्लस कुछ पॉइंटर्स जो मुझे पर्सनली लगा कि वो सच हो सकती है। बहुत ही जल्द मैं इस फिल्म से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फिल्म को और भी डिटेल में ब्रेक डाउन करते हुए इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज प्रेडिक्ट करूंगा, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो फॉर नाउ मैं इस फिल्म को 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, या फिर यूँ कहें कि 5 डिफरेंट पिलर्स पे रेट करूँगा। तो सबसे पहले पिलर जो हमारे सामने आती है वो है इस फिल्म की स्टोरी। मुझे पर्सनली इस फिल्म की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फिल्म में मिला जुला कर बस एक ही ट्विस्ट थी। फिल्म में स्टोरी बहुत ही स्लोली आगे बढ़ती है, और इस फिल्म को देखते वक्त आप क्लियरली समझ पाएंगे कि डायरेक्टर ने बस हम व्यूअर्स को जंप स्केयर्स और डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स के जरिए डराने की कोशिश करी है। इससे कई बेहतर स्टोरी द कॉन्जरिंग और द कॉन्जरिंग 2 की थी, जहां हम व्यूअर्स को स्टोरी के अंदर मल्टीपल लेयर्स देखने को मिली थी। तो स्टोरी में मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, और 2.5 भी बस इसीलिए क्योंकि इस मूवी का द कॉन्जरिंग मूवी से लिंक बहुत ही अच्छा है। नाउ दूसरी पिलर है एक्टिंग, एंड आई फील दिस इज द ओनली पिलर जहां मूवी थोड़ी स्ट्रांग है। टेसा फार्मिगा, जोनास ब्लॉकेट, डैमियन बशीर और बोनी एडम्स ने कमाल की एक्टिंग करी है, और इन्होंने ही इस फिल्म को बांध कर रखा है। हालांकि आप इस फिल्म में इन्हें ज़्यादातर समय भागते, चिल्लाते या डरते ही देख पाएंगे, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने अच्छी एक्टिंग का प्रदर्शन किया। इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर ज़्यादा हैं नहीं, और जो हैं उन्हें भी बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। तो एक्टिंग में मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। नाउ अगली पिलर है डायरेक्शन, एंड आई थिंक ये इस फिल्म की वीकेस्ट पिलर है। आई मीन दिस फिल्म वॉज वेरी नॉइजी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बिना मतलब की जंप स्केयर सीन मिलेंगे, और अलग अलग ज़ॉम्बीफाइड लोग हीरोज पे अटैक करते रहेंगे। स्टोरी को एक अच्छी तरह से दिखाने के बजाय डायरेक्टर ने हम व्यूअर्स को डराने की ज़्यादा कोशिश करी है, और यही वजह है कि आपको इस फिल्म के बैकग्राउंड में अजीब से साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेंगे, जो कि लाउड है और उतनी अच्छी भी नहीं है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर को मूवी की स्टोरी को थोड़ा और अच्छे से पोर्ट्रे करना चाहिए था, और कुछ जंप स्केयर्स कम भी होते तो कोई नुकसान नहीं था। एनीवेज, डायरेक्शन में मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। चौथी पिलर है स्क्रीन प्ले, और यहाँ ये फिल्म ठीक ठाक है। फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स अच्छी है, और नन का पोर्ट्रेयल भी अच्छा है। हालांकि फिल्म की फर्स्ट हाफ में स्टोरी काफ़ी स्लो है, एंड इस फिल्म की प्रेमिस एकदम डार्क है, बट स्टिल स्क्रीन प्ले वॉज गुड, और एडिटिंग भी अच्छी की गई है। तो इसीलिए मैं स्क्रीन प्ले के लिए इस फिल्म को देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड नाउ द लास्ट पिलर, डायलॉग। यहाँ एक बार फिर से मूवी काफ़ी वीक है, क्योंकि इस फिल्म में आप कभी भी दिखाई जाने वाली चीज़ों को खुद से एसोसिएट कर ही नहीं पाएंगे। इस फिल्म में फ्रेंची को एक फनी बंदे और फ्लर्ट की तरह पोर्ट्रे किया गया है, बट द डायलॉग्स वेर नॉट दैट फनी। इनफैक्ट ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है, जहां फनी एलिमेंट को घुसाना वाज अ रॉन्ग डिसीजन। हॉरर कॉमेडी एक डिफरेंट जॉनरा है, और दिस मूवी इज़ ए प्रॉपर हॉरर जॉनर फिल्म, जिसको जितना सीरियस रखा जाता उतना ही बेटर रहता। तो डायलॉग के लिए मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इस फिल्म को केबल पे आने का इंतज़ार करें, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग इन थिएटर्स। अगर आप द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के एक बड़े फैन हैं तो शायद आप इस फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर देख सकते हैं।
माई मूवी रेटिंग फॉर द नन वुड बी 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस। तो सबसे पहले अगर हम एक छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करते हैं तो ये फिल्म अच्छी है। देखो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, वीएफएक्स वर्क, जो जंप स्केयर्स आते हैं वो सब काफी अच्छे हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके कारण फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो फील हो सकता है। कई जगहों पे ऐसा फील होता है मानो कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही है, बट थैंकफुली सेकंड हाफ में ऐसी कोई इश्यूज नहीं है। सेकंड हाफ की कहानी फिल्म को तुरंत आगे लेके जाती है, और जो हम क्लाइमेक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमें मिला है। आखिरी के 20 मिनट्स काफी अच्छे थे। अब मेरा मानना है कि इन्होंने जानबूझकर फर्स्ट हाफ को इस तरह से ड्रैग किया है क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से वो जूडी नाम के कैरेक्टर को सेटअप करना चाहते थे। जूडी और कोई नहीं बल्कि वॉरेंस की बेटी है, और जूडी को इसलिए सेटअप किया गया है क्योंकि आगे वाली मूवीज जो भी आएगी वहां शायद हम जूडी को ही मेन रोल में देखेंगे। मतलब वही इस फ्रेंचाइजी को आगे लेके जाने वाली है। इस पे हम थियरीज में थोड़ा और बात करेंगे कि ये चीजें कैसे होंगी। ओवरऑल आप इस फिल्म को थिएटर में जाके देख सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो कुछ कॉन्जरिंग फिल्म्स आई है या नन वाली फिल्म, उससे ये बेहतर है। लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनल कॉन्जरिंग मूवी से कंपेयर करोगे तो नहीं, ओरिजिनल ही बेटर थी। इसी के साथ छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होती है, और अब हम फिल्म की कहानी को जानेंगे। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। तो फिल्म की कहानी 20 अप्रैल 1964 पे शुरू होती है, जहां हम यंग एड एंड लॉरेन वॉरेंस को देखते हैं। इनफैक्ट लॉरेन इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। ये लोग अपने पहले केस के लिए किसी एंटीक शॉप में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात विक्टोरिया नामक एक लेडी से होती है। विक्टोरिया गेंजर का कहना था कि उसके पिता को ऐसा फील होता था मानो स्टोर के अंदर कोई उन पे नजर रख रहा हो। देन उनका कहना था कि कोई उन्हें फॉलो करता है, शॉप के डोर अपने आप क्लोज होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और उन्हें आवाजें तक सुनाई देती थी। विक्टोरिया इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन एक दिन जब वो शॉप के अंदर आती है तो वो अपने पिता को स्टोर में लटका हुआ पाती है, यानी कि वो खत्म हो गए। उस दिन के बाद से विक्टोरिया को भी इस स्टोर के अंदर अजीब चीजें फील होने लग गई थी, सेम वही चीजें जो कि उसके पिता को फील होती थी, और इसीलिए विक्टोरिया यहाँ वॉरेंस को मदद के लिए बुलाई है। लॉरेन, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, वो तुरंत ही इस एंटीक शॉप के चीजों पे नजर डालना शुरू करती है, और वो एक पीछे वाले कमरे में जाती है जहां पे बहुत सारे क्लॉक्स थे और एकदम से वो क्लॉक्स रुक जाते हैं। लॉरेन को ऐसा फील होता है कि मानो कोई उसे पुकार रहा है, और यहाँ लॉरेन एक एंटीक मिरर को देखती है। इस मिरर की जो फ्रेम थी उस पे 3 हेड्स बने हुए थे। लॉरेन इस मिरर को टच करती है, और उसके टच करते उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर क्रैक हो जाता है, और उसके ठीक बाद लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। लॉरेन चिल्ला के यहाँ एड को बुलाती है, और एड फौरन लॉरेन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि लॉरेन की अभी तुरंत डिलीवरी करवानी होगी, जो कि टाइम से पहले थी, क्योंकि लॉरेन का जो ड्यू डेट था वो मई के अंदर था। जो भी हो, यहाँ डॉक्टर्स तुरंत लॉरेन की डिलीवरी करवाने लगते हैं, और यहाँ लॉरेन को डिलीवरी रूम के अंदर भी एक घोस्ट दिखता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी रूम का पावर तक चला जाता है। स्टिल डॉक्टर्स किसी तरह लॉरेन को पुश करवा के डिलीवरी करवाते हैं। अब डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन बच्ची रो नहीं रही थी, यानी शायद ये बच्ची जीवित नहीं थी। ऐसे में लॉरेन अपनी बच्ची को पकड़ के रोना शुरू करती है और भगवान से प्रेयर्स भी करती है। तकरीबन 1 मिनट बाद एकदम से बच्ची रोना शुरू करती है, यानी कि बच्ची जिंदा हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि वो बच गई। खुश होकर लॉरेन अपनी बेटी का नाम जूडी वॉरेन रखती है। इसके बाद हमें जूडी के बड़े होने का एक मोन्टाज दिखाया जाता है, और हम ये भी समझ पाते हैं कि जूडी को बचपन से ही कुछ डरावने विजन्स आते हैं। लॉरेन जूडी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है। इनफैक्ट लॉरेन यहाँ जूडी को एक पोएम भी सिखाई है, मतलब जब भी जूडी फील करे कि उसको विजन्स आ रहे हैं, कुछ गंदा सा हो रहा है, तो वो इस पोएम को रिसाइट करे, अपने आप को काम डाउन करे और विजन को सप्रेस कर दे। पोएम वाज समथिंग लाइक लूसी लॉकेट लॉस्ट अ पॉकेट, किटी फिशर फाउंड इट, नॉट अ पेनी वाज इन इट, ओनली रिबन अराउंड इट। इसके बाद जूडी आंख बंद करके कहती थी यू आर नॉट देयर। देन जूडी को जो भी विजन्स आ रहे थे या जो भी हॉन्टिंग हो रही होती थी, उससे जूडी को काफी रिलीफ मिल जाती थी। इस सीन से क्लियर था कि लॉरेन के पास जो पावर्स है, सेम पावर्स कहीं ना कहीं जूडी के पास भी है, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है, पावर्स का इस्तेमाल करने नहीं देती।
यहाँ से कहानी 1986 में आ जाती है और हम देख पाते हैं पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिटसन की कहानी। मतलब इस शहर में हम स्मर्ल फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली में कुल 8 लोग हैं। सबसे पहले तो स्मर्ल फैमिली के माता पिता जैक एंड जैनेट स्मर्ल, देन इनकी 4 बेटियां जिनका नाम है डॉन, हेदर, शैनन एंड कैरन। और हाँ, जैक के जो माता पिता हैं वो भी इस घर में रहते हैं, तो हो गए कुल मिला के 8। और अगर 8 लोग एक छोटे से घर में रहेंगे तो घर में कितनी हलचल मस्ती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हेदर की कॉन्फर्मेशन होने वाली है और चर्च में उसकी कॉन्फर्मेशन होती भी है। अब जिन्हें कॉन्फर्मेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कॉन्फर्मेशन एक क्रिश्चियन संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपने विश्वास को मजबूती से स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। खैर, कॉन्फर्मेशन के बाद स्मर्ल्स घर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे में हेदर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे एक मिरर गिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही मिरर है जिससे वॉरेंस का सामना 1964 में हुआ था और हेदर के ग्रैंड पेरेंट्स को ये मिरर एक स्वैप मीट के दौरान काफी सस्ते में मिल गया था। नाउ हेदर को ये मिरर उतनी कुछ खास पसंद नहीं आती, स्पेशली इस बात से कि मिरर पे ऑलरेडी एक क्रैक थी और ये क्रैक कैसे आई है वो आप जानते हैं। लॉरेन जब टच की थी तभी ये क्रैक आई थी। जो भी हो, हेदर इसके बाद अपना केक कट करने के लिए जाती है। उसमें कैंडल लगा होता है लेकिन कैंडल उसके ब्लो करने से पहले ही बुझ जाता है। मतलब कोई अनजान शक्ति उसके केक के कैंडल को बुझा दी थी और इसके बाद हेदर के ऊपर सीलिंग से लाइट गिर जाती है। इससे हेदर के सर में थोड़ी चोट भी आती है। इन सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब से मिरर इनके घर में आई है, इनके घर में हॉन्टिंग्स शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हम वॉरेंस को देखते हैं जो कि 1986 के दौरान नए केसेस वगैरह लेना छोड़ चुके हैं। रादर वो ट्रैवल करते हैं, हॉरर, सुपरनैचुरल, इन सभी चीजों पे लेक्चर्स देते हैं और मोस्टली उन्होंने नए केसेस को नहीं लेने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली बार एड को एक हार्ट अटैक आ गया था और इस हेल्थ कंडीशन में एड का नए केसेस को लेना सही नहीं होगा। लोग वॉरेंस के लेक्चर्स में उनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इन जनरल लोग भूत प्रेत में नहीं मानते और ये बात जूडी को पसंद नहीं है। वैसे जूडी अब खुद बड़ी हो चुकी है और पिछले 6 महीने से वो एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम है टोनी। जूडी को आज भी विजन्स आते हैं लेकिन वो वही पोएम गा के अपने विजन्स को सप्रेस करती है। तो एक रात रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त जूडी अपने पेरेंट्स को बताती है कि अगली जो एड की बर्थडे आ रही है जो कि काफी नजदीक है, उसमें वो टोनी को भी इनवाइट की है। ये सुन के लॉरेन बहुत खुश थी लेकिन एड कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं थे क्योंकि वो टोनी को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। वैसे डिनर के दौरान यहाँ जूडी को फिर से विजन आते हैं। इनफैक्ट लॉरेन भी यहाँ जूडी के कंधे पे एक घोंसली हाथ देखती है। लॉरेन इस चीज को इग्नोर कर देती है। वहीं अगर स्मर्ल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर की हॉन्टिंग्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। लाइक जैनेट को घर के बेसमेंट में एक डरावना आदमी दिखता है लेकिन लाइट ऑन करने पे वहां बस एक तस्वीर थी। देन जैनेट को ऐसा भी फील होता है मानो कोई उसके टेलीफोन के वायर को खींच रहा हो। वहीं छोटी ट्विन सिस्टर्स अपनी डॉल सूजी को हवा में लेविटेट करते देखती है एंड वो लोग एक बूढ़ी औरत को भी देखती है जो कि काफी डरावनी थी और सूजी को होल्ड की हुई थी। नाउ एक रात हेदर अपनी बहन डॉन को बताती है कि उसे ऐसा लगता है मानो इस मिरर में जो 3 फेसेस है ना वो उसे ही घूरती हैं। ऐसे में डॉन और हेदर मिलके इस मिरर को बाहर कचरे में फेंक आती हैं। अगले दिन लोग कचरा उठाते हैं, इस मिरर को भी कचरे वाले गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में जो प्रेसिंग सिस्टम होता है ना उसके कारण ये मिरर टूट जाती है। अब मिरर के टूटते ही घर के अंदर डॉन एकदम से खून की उल्टी करती है और इस उल्टी में ढेर सारे कांच के टुकड़े थे। दोस्तों, यहाँ हॉरर फिल्म के एक बहुत ही कॉमन ट्रोप को तोड़ा गया है। I mean, हम अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि अगर कैरेक्टर्स को शक होता है कि किसी चीज के अंदर हॉन्टिंग्स है, कुछ सुपरनैचुरल है, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। वेल, यहाँ हेदर एंड डॉन तुरंत मिरर को फेंक दिए, मिरर डिस्ट्रॉय भी हो गया लेकिन उसके बाद हॉन्टिंग्स कहीं ना कहीं बढ़ ही गई। मूविंग ऑन, हम एड की बर्थडे पार्टी देख पाते हैं जहां कई लोग आए थे जैसे फादर गॉर्डन, फिर जो ऑफिसर थे पुरानी कॉन्जरिंग मूवीज में ब्रैड हैमिल्टन। इनफैक्ट यहाँ जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी लेके आई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से टोनी को मिलवा सके। नाउ टोनी यहाँ काफी नर्वस था और हम जान पाते हैं कि टोनी पहले पुलिस में काम करता था बट फॉर सम रीजन वो पुलिस वाली नौकरी को छोड़ दिया और ऐसे में फिलहाल वो जॉब्स के बीच में है, कभी ये काम करता है कभी वो, कुछ स्टेबल नहीं है। अब पार्टी के दौरान जूडी एक बार कमरे में अकेली होती है जब उसे अपने पीछे रॉकिंग चेयर पे एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जूडी तुरंत अपने थॉट्स को सप्रेस करती है वही पोएम गा के और अगले ही क्षण एनाबेल गायब थी। तभी कमरे में टोनी आता है, जूडी से बात करता है, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस के दौरान ही लॉरेन कमरे में आ जाती है जो कि टोनी को एड के पास जाने को कहती है गराज में। इसके बाद लॉरेन यहाँ जूडी को कन्फ्रंट करती है सेइंग कि आजकल तुम्हें विजन्स कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं।
जूडी इस बात को हल्के में टाल देती है। ना गराज में एड और टोनी टेबल टेनिस खेलते हैं जहां पे एड जीत जाता है और सबके जाने के बाद टोनी अपनी एक सीक्रेट एड और लॉरेन के सामने रिवील करता है। दरअसल टोनी अपने साथ एक एंगेजमेंट रिंग लेके घूम रहा था ताकि मौका पाके वो जूडी को प्रपोज कर सके, और प्रपोजल से पहले वो एड और लॉरेन की ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। लॉरेन तो इससे बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एड को थोड़ा शक था। वो कहने लग जाते हैं कि अभी तुम दोनों को जाने सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इट नीड्स मोर टाइम एंड ऑल दैट। तभी एकदम से जूडी यहाँ आती है जो कि ये सब देख लेती है, और प्रपोजल रिंग यानी एंगेजमेंट रिंग देख के जूडी बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे में वहीं पे रैंडमली प्रपोजल हो जाता है जिसके लिए जूडी हाँ भी कह देती है। सो यस, एवरीवन वाज हैप्पी, और पार्टी के एंड में फादर गॉर्डन यहाँ एड से बात करते हैं। वो बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया में एक स्मॉल फैमिली है जो कि हॉन्ट हो रही है काफी टाइम से, तो क्या एड इस केस को लेंगे। अब इससे पहले एड कुछ कहते, लॉरेन यहाँ आती है और कहती है कि हम अब केसेस नहीं लेते। वहीं स्मॉल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर में हॉन्टिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। इनफैक्ट उनकी बात चर्च तक भी पहुंच गई थी। ऑल्दो चर्च से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था क्योंकि उनके प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, वो लोग काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। हॉन्टिंग्स जैक तक भी पहुंच गई थी जहां वो एक रात एक औरत की घोस्ट अपने बिस्तर के पास देखता है। इनफैक्ट जैक तो हवा में लेविटेट होकर काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है। वहीं हेदर अपने कॉन्फर्मेशन वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है, और एक पर्टिकुलर फ्रेम पे जब वो वीडियो को पॉज करती है तो वहां वो क्लियरली देख पाती है कि उसके केक के ऊपर जो कैंडल था ना, उसको एक आदमी ब्लो किया है, एक अनजान आदमी का चेहरा था। तभी एकदम से वही आदमी हेदर के सामने आ जाता है, और उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी था जिससे वो हेदर पे अटैक करता है। हेदर चिल्लाती है, जिसके बाद फैमिली के सभी लोग हेदर के पास आते हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड तब तक ये आदमी गायब था। इनफैक्ट हेदर के जो पापा पैरालाइज्ड होकर लेविटेट हो रहे थे वो भी नॉर्मल होके आते हैं। अब देखा जाए तो अब तक घर में सभी के साथ कुछ न कुछ असाधारण हो चुका था, और घर में सभी इस हॉन्टिंग से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ये लोग मोटेल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि 8 लोगों को मोटेल में रखने का खर्चा बहुत आएगा जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। थक हार के जैक और जैनेट मीडिया के पास जाके ये सारी बातें बताते हैं, और कुछ ही दिनों में इनकी बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। ये लोग शोज में आने लग गए थे, वहां अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। दिन इनके घर के सामने हमेशा मीडिया हाउस वाले खड़े रहते थे, और ये सब एक सर्कस जैसा बन गया था जहां सबको कुछ न कुछ बोलना था इस टॉपिक पे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इसे बस एक होक्स मान रहे थे। हॉन्टिंग्स इस हद तक बढ़ गई कि जैक की मां को एक घोस्ट सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी बीच फादर गॉर्डन इनके घर आते हैं, और वो होली वाटर छिड़क छिड़क के घर को क्लींस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो ये वाटर बेसमेंट में छिड़कते हैं तो ये वाटर गर्म होके वेपराइज हो रहा था। ये देख के फादर गॉर्डन समझ जाते हैं कि इस घर में वाकई कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिट या डीमन है, और वो तुरंत ये कहते हुए इस घर से निकलते हैं कि वो चर्च जाएंगे, वहां से मदद लेके आएंगे, सारी अप्रूवल्स लेके। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही होती है। वो एक ड्रेस को ट्राई करती है, ट्रायल रूम में ड्रेस पहनती है, लेकिन तभी उसके ड्रेस के अंदर एक बूढ़ी घोस्ट घुस जाती है जो कि निकल के जूडी को हॉन्ट करती है। देन मिरर में जो जूडी की परछाई थी वो मिरर को नॉक करते हुए जूडी पे हमला कर देती है। ऐसे में जूडी चिल्लाती है, और ऐन वक्त पे लॉरेन आती है ट्रायल रूम के अंदर, और वो जूडी को अपने होश में लाती है। अब तक हॉन्टिंग्स भी बंद हो जाती है। अब दोस्तों, जो बूढ़ी घोस्ट जूडी पे हमला की थी उसे हम स्मॉल फैमिली को भी हॉन्ट करते देखे हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ 3 घोस्ट्स को देख पा रहे हैं। एक आदमी का घोस्ट है, एक यंग औरत का घोस्ट है, और एक बूढ़ी औरत का। खैर, अब अगर हम फादर गॉर्डन की बात करें तो वो तुरंत बिशप मकीन से मिलने जाते हैं। फादर चाहते थे कि स्मॉल फैमिली के केस को आगे बढ़ाया जा सके, और ऐसे में वो मकीन के सेक्रेटरी से बात भी करते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ फादर के साथ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहले जो सेक्रेटरी थी वो ही गायब हो जाती है। दिन कमरा थोड़ा डार्क होता है, डोर्स वगैरह अपने आप बंद हो जाते हैं, और यहाँ एक सुपरनैचुरल एंटिटी फादर को हॉन्ट करना शुरू करती है। फादर खुद को डिफेंड करते हैं एक क्रॉस की मदद से, लेकिन इस क्रॉस में आग लग जाती है, और इससे फादर का हाथ भी कहीं ना कहीं जल जाता है। इन द एंड फादर डीमन से पजेस हो जाते हैं, या फिर डीमन उनके ऊपर हावी होता है, और ऐसे में फादर मॉपिंग मशीन होता है ना, उसका वायर लेते हैं और खुद के साथ गलत करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अगले सीन में हम वॉरेंस को देखते हैं जहां पे एड टोनी के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ एड टोनी को अपने घर का बेसमेंट दिखाता है, मतलब वही जगह जहां पे एड सारे हॉन्टेड चीजों को रखते हैं, जो कि फिलहाल म्यूजियम बन चुका है। तो मैं इस वीडियो में उसे म्यूजियम ही कहूंगा, मतलब वॉरेंस का म्यूजियम। एड बताते हैं कि इन हॉन्टेड चीजों को इसी तरह से कंटेन करके रखा जा सकता है जैसे जिनी को एक बॉटल में पकड़ा जाता है, क्योंकि इन हॉन्टेड चीजों को डिस्ट्रॉय करने का परिणाम और भी भयानक हो सकता है। अभी एकदम से लॉरेन और जूडी यहाँ पे आती है, और वो एकदम टूटी हुई दिख रही थी। बेसिकली इन्हें फादर गॉर्डन के गुजर जाने की न्यूज मिल गई थी, जिससे सभी टूट जाते हैं।
तो इसके बाद हमें फादर गॉर्डन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां काफी सारे लोग आए थे, इंक्लूडिंग वॉरेंस और टोनी भी था। फ्यूनरल के बाद जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करती है एंड अचानक से उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसके बारे में वो अपने माता पिता को नहीं बताती। अब यहाँ वॉरेंस की मुलाकात फादर जीगलर से होती है, जो कि बताते हैं कि फादर गॉर्डन एक्चुअली में पेंसिल्वेनिया गए थे और वहीं पे समाप्त हुए। और ये सुन के वॉरेंस को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि फादर गॉर्डन जो समाप्त हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मर्ल हॉन्टिंग से कनेक्शन है। खैर, इसके बाद लॉरेन जब अपने घर के सिंक को अनक्लॉग कर रही होती है तब एकदम से सिंक के अंदर खून भर जाता है और ओवरफ्लो होता है। सिंक के अंदर लॉरेन को अपनी लॉकेट मिलती है जिसके अंदर जूडी की फोटो थी एंड इट वाज अ क्लियर साइन कि जूडी किसी तरह के खतरे में है और यही हिंट लॉरेन को मिल रहा है। लॉरेन तुरंत घर में जूडी को खोजती है, लेकिन टोनी से उसे पता लगता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया चली गई है, वो भी स्मर्ल फैमिली के घर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वॉरेंस और टोनी फाइनली स्मर्ल फैमिली के घर पे पहुंचते हैं और मीडिया उनके पीछे दौड़ती है। मीडिया को इग्नोर करते हुए यहाँ वॉरेंस स्मर्ल फैमिली से मिलते हैं और वॉरेंस का यहाँ प्लान सिंपल था। वो किसी तरह की एग्जॉर्सिज्म या फिर केस को लेने नहीं आए थे, रादर वो सिर्फ जूडी को यहाँ से वापस ले जाते और किसी तरह से केस में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जूडी खुद यहाँ अड़ जाती है कि बिना स्मर्ल फैमिली की मदद किए वो यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे में अंततः न चाहते हुए भी एड एंड लॉरेन दोनों को मानना पड़ता है कि ठीक है, हम भी स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे, उनके केस को लेंगे। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करी थी तो उसे फादर के खत्म होने वाले सारे इवेंट्स दिखे थे विजन के अंदर। तभी वो उस घटना को स्मर्ल फैमिली से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि फादर गॉर्डन स्मर्ल फैमिली से मिले थे और इसीलिए जूडी स्मर्ल फैमिली के घर तक आई है ताकि वो इनकी मदद कर सके। मोरओवर कहीं ना कहीं डीमन जो है वो जूडी को अपने पास लाना चाहता है, क्योंकि डीमन का जूडी के साथ हिस्ट्री रहा है। याद हो अगर बर्थ हुआ था किस तरह से जूडी का। तो हाँ, ये चीजें आके आपस में मिल गई हैं और अब वॉरेंस स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे। तो अब क्योंकि वॉरेंस ऑफिशियली इस केस पे आ गए थे तो वो स्मर्ल फैमिली के मेंबर्स से उनकी स्टेटमेंट लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया किस तरह की हॉन्टिंग्स हो रही है। इसी बीच हम टोनी के पास्ट के बारे में भी जान पाते हैं, स्पेशली ये बात कि टोनी आखिर क्यों पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया था। टोनी एड को बताता है कि वो ब्लूमफील्ड में एज ए कॉप नौकरी पे था और एक दिन उसे फोन आता है कि आसपास कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। टोनी उस जगह पे पहुंचता है, घर का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन एकदम से दरवाजा तोड़ते हुए एक आदमी शॉटगन लिए निकलता है और वो टोनी पे न सिर्फ शॉटगन तान देता है बल्कि चला भी देता है, बट लकीली चलती नहीं शॉटगन। ऐसे में टोनी को मौका मिल जाता है कि वो आदमी को गिरा सके, उसे अरेस्ट कर सके एंड ऑल दैट। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि टोनी का पार्टनर उसे बताता है कि एक्चुअली शॉटगन लोडेड थी, उसमें गोलियां भी थी, किसी माल फंक्शन के कारण वो चली नहीं। यानी कि टोनी बाय लक उस दिन बचा, वरना वो पक्का समाप्त हो जाता। ऐसे में टोनी अगले ही दिन पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया। देन वो तुरंत रिंग खरीद लिया ताकि वो जूडी को प्रपोज कर सके, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन इस घर में अपने विजन्स की मदद से यहाँ की स्पिरिट्स को भांप रही थी और हम देख पाते हैं कि जूडी भी इन चीजों को फील कर रही थी, लेकिन लॉरेन अगेन उसे रोकती है। लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है जहां से उन्हें इस घर के पास्ट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत एड को बाहर जाके इस बारे में बताती है। दरअसल काफी साल पहले इस जगह पे घर नहीं था, रादर फार्म लैंड था। तब यहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, जो कि दोनों काफी ज्यादा वाइल्ड लोग थे। वाइफ का चक्कर किसी दूसरे इंसान से चल रहा था और जब हस्बैंड को ये बात पता चली तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी को समाप्त किया। इतना ही नहीं, वो वहां रह रही एक एल्डरली मदर को भी समाप्त किया और खुद को भी खत्म किया। तो इन तीनों की ही आत्माएं हमें बार बार घर में दिख रही हैं, एक आदमी की, एक बूढ़ी औरत, एक यंग औरत। बट द रियल ट्विस्ट इज कि ये तीनों आत्माएं तो शतरंज के बस प्यादे हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये काम एक डीमन का है जो कि वॉरेंस को लॉर्ड करके यहाँ लाना चाहता था। यानी कि ये जो डीमन है वो वॉरेंस का इंतजार कर रहा है। हाँ, वही मिरर वाला डीमन। इनफैक्ट ये डीमन इतना पावरफुल है कि वो लॉरेन के विजन्स तक को ब्लॉक कर रहा है। ना इसी सब के बीच जूडी को ऐसा लगता है कि लॉरेन उसे ऊपर बुला रही है। ऐसे में जूडी घर के एटिक में जाती है जहां पे वो उस मिरर को पड़ा हुआ पाती है। जी हाँ दोस्तों, मिरर में क्रैक था और वॉल पे चॉक से लिखा हुआ था मिस मी क्वेश्चन मार्क। इट वाज क्लियर कि ये एनाबेल का रेफरेंस था। और इसके बाद जूडी को कैरिन की आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए वो एक कमरे में जाती है। इस कमरे में जूडी को एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ये एनाबेल डॉल साइज में एकदम बड़ी हो जाती है और जूडी के पीछे भागना शुरू करती है। वो जूडी पे हमला करती है, लेकिन जूडी किसी तरह भागती है और इस भाग दौड़ में जूडी के सर पे चोट आती है। तभी वॉरेंस भी यहाँ आ जाते हैं और इस पॉइंट पे जूडी उनसे कहती है कि इस घर के एटिक में कुछ तो सुपरनैचुरल है। वॉरेंस फौरन एटिक में जाते हैं और उन्हें वहां वही सुपरनैचुरल मिरर दिखता है। इसे देख वॉरेंस शॉक में थे। इनफैक्ट हेदर और डॉन भी शॉक में थे, क्योंकि इन्होंने क्लियरली इस मिरर को बाहर फेंका था। लॉरेन यहाँ इस मिरर को टच करती है और वो कहती है कि यहाँ कुछ तो बदला है, समथिंग्स चेंज्ड। इसके बाद वॉरेन स्मर्ल्स को बताते हैं कि कैसे ये मिरर उनके पहले केस से रिलेटेड है और उस केस को वॉरेंस कभी सॉल्व नहीं किए थे, इनफैक्ट छोड़ के भाग गए थे,
क्यों? क्योंकि वॉरेंस उस वक्त काफी यंग थे और जूडी के बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे उसके बाद वो उस केस को लेना नहीं चाहते थे। यानी कि वॉरेंस को आज तक ये नहीं पता कि पहली सीन में हम जिस विक्टोरिया नामक लड़की को देखे थे उसके साथ क्या हुआ। जो भी हो, यहाँ वॉरेंस मर्ल्स को वादा करते हैं कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। सो द प्लान वाज कि ये लोग मिरर को ढक देंगे, देन बेल्ट से बांध देंगे ताकि टोनी और एड इस मिरर को कार में रख के वॉरेंस के घर वाले म्यूजियम तक ले जाए और वहां लॉक कर दे। रूल वो सिंपल कि किसी भी हालत में मिरर में नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही जैक और एड मिरर को एटिक से उठा के नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ये मिरर काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। इतना ही नहीं, मिरर के ऊपर जो बेल्ट बंधे थे वो अपने आप खुल जाते हैं और मिरर का कवर भी हट जाता है। ऐसे में जैक मिरर में देख लेता है जिससे वो हॉन्ट होता है और वो गिर के सीधा एटिक से नीचे आ जाता है। अब एड अकेले इस भारी मिरर को पकड़ नहीं पाते, जिससे मिरर उनके हाथ से छूटती है और एटिक से नीचे सीधा जैक के पैर पे गिर जाती है। तो हाँ, जैक का जो लेग है वो इंजर हो चुका है। इसी के पैरेलल में जूडी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट उसके नाक से खून निकलने लग गया था। वहीं टोनी का कार ऑन ही नहीं हो रहा था। टोनी किसी तरह कार को ऑन करता है, जबरदस्ती चलाते हुए स्मॉल फैमिली के घर तक लाता है, लेकिन तभी एकदम से उसे बूढ़ी औरत की आत्मा रोड पे दिखती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और कार एक्सीडेंट कर जाती है। टू मेक इट वर्स, यहाँ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी सब के बीच लॉरेन पाती है कि जूडी पजेस हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जूडी के अंदर का डीमन क्लियरली कहता है कि वो इतने साल जूडी का ही इंतजार किया है। जूडी यहाँ बहुत ही क्रीपी वे में अपनी बचपन वाली वही पोएम गाती है। जूडी यहाँ अपने ही माँ लॉरेन पे हमला करके उन्हें बेसमेंट में गिरा देती है। देन जूडी घर के कुत्ते साइमन पे हमला करती है। उसे हवा में लेविटेट करा के दीवार पे पटक देती है। जूडी इतने पे भी नहीं रुकती, इनफैक्ट वो अपने पिता एड तक पे हमला करती है। वहीं लॉरेन जो कि बेसमेंट में गिर गई थी, उसके ऊपर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी हमला कर देता है और पूरे बेसमेंट में खून भर गया था। इससे पहले कि ये कुल्हाड़ी वाला आदमी लॉरेन पे वार कर पाता, टोनी किसी तरह घर को ओपन करके घर के अंदर आता है और लॉरेन को बेसमेंट में बचाता है। अब एड की बात की जाए तो उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। वो बहुत ज्यादा हांफ रहा था और ऐसे में एड को कुछ टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, जो दवाइयां थी उसकी। इसके बाद एड स्मॉल फैमिली के सभी मेंबर्स को घर से बाहर जाने को कहता है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। स्मॉल्स फौरन घर के बाहर चले जाते हैं, यानी कि घर के अंदर अब सिर्फ वॉरेंस थे, उनके साथ टोनी था और उन्हें ही लड़ना था इस मिरर से। तो सबसे पहले वॉरेंस और टोनी जूडी को ढूंढते हैं, जो कि घर के एटिक में लटकी हुई थी। जूडी खत्म हो जाती, लेकिन टोनी किसी तरह उसे होल्ड करता है। मीनवाइल एड एक चाकू से रस्सी को काटते हैं। रस्सी के कटते ही सभी एटिक से नीचे गिरते हैं और इस फॉल से, साथ ही लटकने से जूडी इतनी ज्यादा इंजर हो गई थी कि उसकी पल्स रुक जाती है। एड यहाँ जूडी को सीपीआर देते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। एड के थकने के बाद टोनी जूडी को सीपीआर देता है, जिसके बाद जूडी वापस अपने होश में आती है। मतलब जूडी सिर्फ होश में आके अपनी आंखें ही नहीं खोली है, बल्कि वो अब पजेस्ड भी नहीं है। और ये सीन बहुत ही क्लेवर था, क्योंकि यहाँ दिखाया गया कि कैसे एड अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका जो काम है वो उन्हें अब किसी और को सौंपना होगा, और इस काम के लिए टोनी सही है। और हाँ, ये सीन कहीं ना कहीं जूडी के जन्म से भी रिजेंबल करता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जूडी का स्टिल बॉर्न हुआ था। वो 1 मिनट तक जिंदा नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से जिंदा हुई। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहाँ जूडी मानो समाप्त हो गई थी, बट देन अचानक से वो जिंदा हो गई। इस पॉइंट पे मिरर हवा में लेविटेट करता है, देन तेजी से घूमता है। देन ये मिरर टोनी पे हमला करके उसे चोटिल करने लगता है। एड तुरंत अपनी बुक लाके एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन इसका मिरर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट ये मिरर इस बुक को ही जला देता है। मिरर के अंदर हम एड की डिमोनिक परछाई देख पा रहे थे, और ये डिमोनिक परछाई कहती है कि आज तो टोनी खत्म होगा ही। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है मानो टोनी वाकई नहीं बचेगा, लेकिन वॉरेंस उसे बचाने की कोशिश किए जा रहे थे। अगेन दिस सीन रिप्रेजेंट्स कि कैसे ये लोग टोनी को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज ए वॉरेन, मतलब अपनी फैमिली में। तो हाँ, टोनी खत्म होने वाला है, लेकिन तभी लॉरेन अपनी बेटी जूडी से कहती है कि तुम्हारी जो विजन है, तुम्हारी जो पावर्स है, उसे अपना लो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहली बार लॉरेन अपनी बेटी जूडी से अपनी पावर्स को यूज करने कह रही है। मतलब उनसे दूर मत भागो, डोंट लुक अवे, डू नॉट शट इट डाउन। और ऐसे में ये तीनों वॉरेंस मिलकर टोनी को बचाने जाते हैं, यानी कि मिरर को टच करते हैं। मिरर को टच करना मतलब ये लोग मिरर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और मिरर में हम क्लियरली इनके डिमोनिक वर्जन्स को भी देख पाते हैं जो कि फाइट बैक कर रहे थे। अब मिरर इनके टच से क्रैक होना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये लोग टच किए जा रहे थे, मिरर के अंदर क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। फाइनली वॉरेंस के ताकत के सामने डिमोनिक पावर नहीं टिक पाती और मिरर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। मतलब हम मान सकते हैं कि मिरर के अंदर जो डीमन है वो फाइनली एक्सोरसाइज हो चुका है। इनफैक्ट मिरर पे जो 3 फेसेस लगे हुए हैं ना, उस पे भी हम क्रैक आते हुए देखते हैं, और मिरर के अंदर से वेपर जैसा कुछ निकलता है, डिपिक्टिंग कि इसके अंदर जो डीमन है वो निकल चुका है, या अगर निकला नहीं है तो एटलीस्ट पैसिफाई तो हो ही चुका है। तो हाँ, टोनी फाइनली बच गया और कहीं ना कहीं अब वो वॉरेंस फैमिली का हिस्सा है।
इसके बाद हम एड और टोनी को देखते हैं जो कि फाइनली इस मिरर को लेके वॉरेंस वाली म्यूजियम में लॉक कर दिए हैं। इस पॉइंट पे एड म्यूजियम की टोनी को दे देता है। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये डिपिक्ट करता है कि एड फाइनली टोनी को ना सिर्फ अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहा है बल्कि टोनी को अपने सक्सेसर के रूप में देख रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि एड की लेगेसी को आगे लेके जाएगा। फिर आगे के सीन में हम टोनी और जूडी की शादी भी देख पाते हैं। यहाँ वो सभी लोग आए थे जिनकी हेल्प वॉरेंस किए थे। लाइक फर्स्ट कॉन्जरिंग मूवी थी ना, वहां के सारे लोग, देन जितने भी कास्ट मेंबर्स में इंपॉर्टेंट पीपल थे वो सब, इनफैक्ट जो एक्टर नन प्ले की हैं वो भी दिखी। इतना ही नहीं, हमें डायरेक्टर तक दिख जाते हैं, जेम्स वॉन भी दिख जाते हैं। नाउ मैरिज के बाद जो डांस वगैरह होता है उसके दौरान लॉरेन एड से कहती है कि उसे एक बहुत ही बढ़िया विजन आया है। विजन ये था कि वॉरेंस को ग्रैंड किड्स होंगे, यानी कि जूडी और टोनी के बच्चे होंगे। देन वॉरेंस बुक लिखेंगे जो कि बहुत टेरिबल से बुक होगी, स्टिल वो लोग बुक लिखेंगे। देन ये लोग अपनी नॉलेज को पास ऑन करेंगे, जो कुछ भी ये लोग सीखे हैं हॉन्टिंग के बारे में ओवर द ईयर्स। फिर लाइफ में नॉर्मल एडवेंचर्स करेंगे, जैसे बाइक राइड पे जाना, ना कि घोस्ट वाले एडवेंचर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे। मतलब रियल केसेस अब नहीं लेंगे, फील्ड वर्क पे नहीं जाएंगे, लेकिन फोन पे लोगों की मदद जरूर करेंगे। यहीं पे फिल्म खत्म होती है, जिसके बाद हमें टेक्स्ट में लिख के कुछ इन्फो दी जाती है। लाइक स्मॉल फैमिली उस घर में 3 साल और रहे, जिसके बाद वो लोग घर चेंज किए, लेकिन उन 3 सालों में उनके साथ कुछ हॉन्टिंग्स वगैरह नहीं हुई। फिर एड हार्ट अटैक के कारण 79 की एज में चल बसे। वहीं अगर लॉरेन की बात की जाए तो उनकी मौत नेचुरली हुई थी 92 के एज में। यहाँ हम व्यूअर्स को एड और लॉरेन के रियल फोटोज दिखाए जाते हैं, उनके रियल लाइफ केसेस के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स दिखाए जाते हैं, चाहे वो केस पहली कॉन्जरिंग मूवी की हो, दूसरी कॉन्जरिंग मूवी की, या जो भी केस होता है उसकी रियल लाइफ फुटेजेस हम देख पाते हैं एंड मेनी फोटोज। देन क्रेडिट्स रोल होता है और क्रेडिट के एंड में हम रियल एड को इस रियल मिरर के पास देख पाते हैं। टेक्स्ट वगैरह में लिखा था कि ये मिरर दूसरे हॉन्टिंग चीजों को कॉन्ज्योर करने या पैसिफाई करने इस चीज के लिए काम किया जाता है, जिस वजह से इस मिरर को कॉन्ज्योरिंग मिरर भी कहते हैं। और यहीं पे फिल्म फाइनली एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कॉन्ज्योरिंग लास्ट राइट्स फिल्म की पूरी कहानी। और कहानी सुन के आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एपिक एंडिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ टोनी और जूडी के कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से सेट किया गया है। यही लोग वॉरेंस की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, स्पेसिफिकली फिल्म्स के अंदर। मतलब आगे भी फिल्म्स आ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि इस फिल्म के साथ कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का पहला फेज खत्म हुआ है और फेज 2 में मोस्टली हम टोनी और जूडी को देख पाएंगे, जो लोग शूज फिल कर रहे होंगे एड और लॉरेन वॉरेंस का। एंड देन इनकी केसेस हमें दिखाई जाएंगी, जो कि हो सकता है रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो या फिर पूरी फिक्शनल ही कहानी हो। अब फिल्म के स्टार्ट से ही हम समझ पाते हैं कि जूडी के अंदर एग्जैक्टली वही पावर्स या विजन्स उसे आती हैं जो कि लॉरेन के पास है। लेकिन बचपन से लॉरेन जूडी के इन विजन्स को दबाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि लॉरेन नहीं चाहती थी कि जूडी भी उनकी तरह हमेशा घोस्ट्स वगैरह से घिरी रहे। वो जूडी को एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, जहां जूडी इन पैरानॉर्मल चीजों से अलग रहे। लेकिन होता वही है जो कि भाग्य में लिखा होता है, यानी कि जूडी भी उसी पाथ पे चलने वाली है जिस पे लॉरेन चली। एंड में जूडी अपने विजन्स या अपने पावर्स को एम्ब्रेस की और कहीं ना कहीं उसकी मदद से ही इस मिरर को हराया जा सका। वो अपने डर को ओवरकम की और फाइनली जीत पाई। अब फिल्म में हम एनाबेल को भी देखते हैं एंड दिस मेक्स अस वंडर कि क्या फिल्म में वाकई एनाबेल भी थी। वेल मेरा मानना है कि फिल्म के अंदर एनाबेल को एज ए मार्केटिंग मटेरियल यूज किया गया है। मतलब एनाबेल के जितने भी शॉट्स थे वो मोस्टली हम ट्रेलर में भी देखे थे, उससे कुछ ही ज्यादा मूवी में है। इससे व्यूअर्स अट्रैक्ट हुए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि जो एनाबेल हमें फिल्म के अंदर दिखी है वो भी रियल एनाबेल नहीं थी, रादर ये सब मिरर वाले डीमन की छल कपट थी। मतलब ये मिरर काइंड ऑफ विजन जूडी को दिखा रही थी एनाबेल से डराने के लिए। जूडी कहीं ना कहीं एनाबेल से डरती थी और यही रीजन है कि एनाबेल जूडी को बार बार दिखाई गई। वहीं अगर आप ध्यान दें तो एड और लॉरेन को एनाबेल नहीं दिखी। ये पैटर्न हमने कहीं ना कहीं द नन मूवी में भी देखा था, जहां वैलक लॉरेन के फियर को मैनिपुलेट कर रही थी। मतलब ये मिरर जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है, जिससे वो डरते हैं, उन चीजों को भी दिखा सकती है और इससे कहीं ना कहीं मिरर और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ना फिल्म में ये बताया नहीं गया है कि मिरर के अंदर कौन सा डीमन था, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये शायद और कोई नहीं बल्कि लूसीफर हो सकता है। कैसे? वेल डांटेज इन्फर्नो यानी डिवाइन कॉमेडी में डांटे ने लूसीफर यानी सेटन को डिस्क्राइब किया है एज अ ह्यूज डीमन विथ 3 फेसेस या हेड्स, जहां हर फेस एक अलग कलर का था। हर एक माउथ में वो एक अलग ट्रेटर को चबा रहा था, जो कि थे जूडस, ब्रूटस एंड कैसियस।
अब फिल्म में जो मिरर था उसमें 3 चाइल्ड फेसेस बार बार बोला गया है, और अगर हम स्पेसिफिकली 3 चाइल्ड फेसेस पे जाते हैं तो ऐसा कोई डीमन मैच नहीं करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 फेसेस बोले या फिर मल्टी फेस्ड डीमंस, तो ऐसे में हम कई जगह पे इसे जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं इसे लूसीफर से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसे भी मल्टीपल फेस्ड बोल के दर्शाया गया है, और ये मल्टीपल फेस सिंबॉलिक होता है धोखा, डुअलिटी या मल्टीपल सिन से। तो हाँ, फिल्म में जो मिरर हमें दिखाया गया है और उसके ऊपर जो 3 फेसेस हैं फ्रेम पे, उसे हम सिंबॉलिक मान सकते हैं। क्रिश्चियन डिमोनोलॉजी में डांटेस इन्फर्नो के अंदर लूसीफर को एक 3 फेस्ड डीमन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो होली ट्रिनिटी का उल्टा वर्जन है। यानी जहां फादर, सन और होली स्पिरिट एक डिवाइन यूनिटी को दिखाते हैं, वहीं लूसीफर का 3 फेस्ड फॉर्म एक एंटी सैक्रामेंट सिंबल बन जाता है। शायद इसी वजह से मिरर को कॉन्जरिंग मिरर बोला गया है, क्योंकि ये डिवाइन सिंबल्स को करप्ट करता है और एक पावरफुल डिमोनिक नेक्सस बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में हेदर की कॉन्फर्मेशन रिचुअल दिखाई गई है, और ये एक सेक्रेड क्रिश्चियन सेरेमनी है। now, ध्यान दीजिए, इसी दिन उसके घर पे मिरर गिफ्ट होता है और पहली हॉन्टिंग शुरू हो जाती है। ये अगेन कहीं न कहीं मेल खाता है इस बात से कि फिल्मों में या इन जनरल हमें बताया जाता है कि डीमन जानबूझ के इस तरह की जो होली रिचुअल्स होती है ना, उन्हें टारगेट करता है। जहां नॉर्मली होली स्पिरिट डिसेंड करते हैं, उन्हीं को डीमन अपना टारगेट बनाता है। ये एक डेलिबरेट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है इन द मूवी। मतलब एक तरफ है सेक्रेड कन्फर्मेशन और दूसरी तरफ डिमोनिक करप्शन। ये फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन को कहीं ना कहीं गुड बाय कहती है, उन्हें एक फेयरवेल देती है, क्योंकि स्मॉल फैमिली वाली केस ही उनकी मेजर आखिरी केस थी। इनफैक्ट जो वेडिंग वाला सीन था जूडी एंड टोनी का, उसके अंदर हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स के सारे मेजर कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। स्मॉल केस को ही कॉन्जरिंग के फेज 1 के एंड के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये केस रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। इनफैक्ट रियल केस के अंदर भी चर्च इनिशियली काफी ज्यादा रिलक्टेंट था। ये एक सिंबॉलिक चॉइस भी है। पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स अब तक फेथ वर्सेस डाउट के थीम्स पे ही चल रहा है, और स्मॉल केस उसका पीक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। एज आई सेड, मेरा मानना है कि फेज 2 के अंदर कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कहीं ना कहीं टोनी और जूडी पे फोकस होगा, जहां बैटल सेम होंगे, मतलब लड़ना डीमन से ही है लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। एंड क्रेडिट्स में भी हमें एक हिंट दिया गया है कि ये मिरर जो है वो काइंड ऑफ अब एक नेक्सस ऑब्जेक्ट बन चुका है। मतलब एक ऐसा मिरर जो कि दूसरे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ज्योर करने की क्षमता रखता है, उन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। ये खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। मतलब फ्यूचर फिल्म्स में हो सकता है कि ये मिरर का डीमन खुद तो सामने नहीं आएगा, मिरर खुद विलन नहीं होगा, लेकिन ये एक हब की तरह एक्ट कर सकता है जिससे नए डीमंस या फिर नए विलेंस क्रिएट होंगे। इसलिए ये जो लास्ट राइट्स मूवी है ये बस एक फेयरवेल नहीं है, रादर ये एक ट्रांजिशन फिल्म है जो कि फेज 1 से हमें फेज 2 की तरफ ले जाएगी, यानी पिछली जनरेशन से नई जनरेशन की तरफ। अब जैसा हम सब जानते हैं कि फिल्म में मिरर के अंदर जो डीमन था उसका नाम तो हमें नहीं बताया गया, मैंने गेस किया है कि लूसीफर हो सकता है। एंड इसका ये भी एक रीजन है कि शायद मेकर्स जानबूझकर कुछ क्लियर नहीं किए ताकि आगे के लिए एक सस्पेंस क्रिएट हो सके। मतलब ये कोई दूसरा डीमन भी हो सकता है जिससे रिजर्व किया जा रहा है आगे के फेज 2 के लिए। अब रही बात की रियल लाइफ स्मर्ल फैमिली की कहानी क्या थी, तो वेल उसे मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर काफी डिटेल में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब वहां मैंने कुछ और पॉसिबल थियरीज बताई थी कि ये डीमन कौन हो सकता है।